वह सो नहीं सका। उसने अपना हाथ अपनी चिन पर रखा और गहरी सोच में डूब गया। उसने नोट किया कि वह अनार जितना बुरा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने सोते हुए अनार की ओर देखा और याद किया कि उसे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे उस समय हुआ था जब उसे ड्रॉट होराइजन के एक समूह ने बचाया था, लेकिन फिर उसे ठीक करने से इनकार कर दिया था। पार्सन ने उसे एक पोर्शन फेंक दी थी, जैसे वह एक घायल कुत्ता हो। वह जीवित बचने के लिए खुश था, लेकिन वह उस एहसास को भूल नहीं सका। उसने खुद से वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा कि समस्या क्या थी। उसने दी गई परिस्थितियों में सबसे अच्छे विकल्प चुने थे, और सीधे शब्दों में कहें तो वह सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन उसने खुद से पूछा कि वह और क्या कर सकता था। जैसे ही उसने आंखें खोली, चीफ्टन ने उसके सामने एक आदमी का सिर काट दिया, और एक के बाद एक अनेक अवास्तविक घटनाएं घटित हुईं। उसने कुछ एपिसोड्स याद किए और महसूस किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसे अपनी सुरक्षा को पहले रखना पड़ा। हालांकि उसकी राय में इस तरह जीवित रहना असंभव था और उसने योजना बदलने का फैसला किया। उसने गंभीरता से आगे देखा और एक निर्णय लिया। कुछ देर बाद उसने क्षतिग्रस्त आमा को देखा और अनार का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब वह जागी और उसकी ओर देखने लगी तो उसने उससे पूछा कि अगर वह उसे एक ऐसी मेथड दिखाए जो उसे और मजबूत बना सकती है, लेकिन जिसमें बहुत जोखिम हो, तो वह क्या कहेगी। अनार ने घोषणा की कि वह निश्चित रूप से सहमत होगी, क्योंकि अगर वे मजबूत नहीं हुए तो वे वैसे भी मर जाएंगे। बाउन ने सोचा कि यह जीवन हमेशा अराजकता से भरा रहेगा, चाहे वह किसी भी रास्ते को चुने। इसलिए पहले हमला करना बेहतर था। उसने अनार की राय से सहमति जताई और समझाया कि इस मामले में वे रिफ्ट में जाएंगे। उसने गंभीरता से फैसला किया कि वे केओस को खोजेंगे और नष्ट करेंगे। कुछ भी जो उसे मार नहीं सकता था उसे और मजबूत बना देगा। कुछ समय बाद, अपने रास्ते पर चलते हुए, उन्होंने एक ड्वार्फ और एक रेजर वुल्फ को हराया, और प्रत्येक मॉन्स्टर को हराने के लिए एक एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त किया। अनार हैरान थी कि उन्हें एक साथ 4 प्रकार के मॉन्स्टर्स मिले, और उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि पहली मंजिल पर ऐसी जगह थी। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि यही कारण है कि यह जगह लोकप्रिय नहीं है। उसने सोचा कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स के कारण ये बहुत मुश्किल है, और अंधेरे के कारण लगातार टॉर्चेस की जरूरत पड़ती है। वे चारों ओर सतर्कता से देखते हुए चलते रहे, और बाउन ने मानसिक रूप से नोट किया कि यहाँ आने का कोई कारण नहीं था जब तक कि कोई शॉर्टकट न ले रहा हो। सरल शब्दों में, ये कुछ छिपाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। जल्द ही वे एक स्मारक के सामने पहुंच गए। अनार ने पूछा कि यह क्या था। बाउन ने समझाया कि यह उस व्यक्ति का स्मारक था जिसने पहली बार लैबरंथ की खोज की थी। उसने पढ़ा कि यह लास्ट सेज डेफ्लॉन ग्रैंडल गैब्रिएलस को समर्पित था। ये स्मारक ग्रेट फर्स्ट स्टेप्स के सम्मान में बनाया गया था। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि यह वही डिस्क्रिप्शन था जो गेम में था। यह मानते हुए कि हिडन कंडीशंस वही थी, उसने अनार को चेतावनी दी कि वह एक रिफ्ट खोलने वाला है, और कहा कि जो कुछ भी होगा, वह एक रहस्य रहना चाहिए। अनार ने अपने वॉरियर्स ऑनर पर इसकी शपथ ली और फिर मुस्कुराते हुए पूछा कि रिफ्ट क्या होता है। बाउन ने समझाया कि यह लैबरंथ के अंदर एक और लैबरंथ होता है। उसे याद आया कि गेम में इसे इंस्टेंस डंजन या सिंपली इंस्टेंस कहा जाता था। यह एक डंजन था जिसे सिलेक्टेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स द्वारा क्लियर किया जाता था। पहली मंजिल पर रिफ्ट खोलने के लिए उन्हें 4 प्रकार के मॉन्स्टर्स के मैजिक क्रिस्टल्स को स्मारक पर रखना होगा। बाउन ने गॉब्लिन, ड्वार्फ, गूल और रेजर वुल्फ से प्राप्त क्रिस्टल्स को रखा और केंद्र में डेथ डेमन क्रिस्टल को रखा। दूसरी मंजिल के रैंक 8 मॉन्स्टर के क्रिस्टल के साथ रिफ्ट खुल गया। जब उनके सामने एक पोर्टल दिखाई दिया तो प्रोटैगनिस्ट ने अनार से कहा कि उन्हें जाने की जरूरत है। उसे याद आया कि डेथ डेमन क्रिस्टल एक 5% इंस्टेंस खोलता था और डिफ़िकल्टी पार्टिसिपेंट्स की संख्या पर निर्भर करती थी। बाउन उत्सुक था कि जब वे बस में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ कौन होगा। सिस्टम ने कहा कि वे पहली मंजिल के रिफ्ट में प्रवेश कर चुके थे। रिफ्ट लैबरंथ के अंदर एक और लैबरंथ था और गेम में इसे इंस्टेंस डंजन कहा जाता था। यह एक और रियलिटी का पैसेज था जो हर मंजिल पर रैंडमली दिखाई देता था। रिफ्ट्स का एक कूल डाउन पीरियड होता था और पहली मंजिल पर एक नया रिफ्ट कम से कम 3 महीने के सिटी टाइम के बाद ही खुलता था। लेकिन सिर्फ इंतजार करना बहुत इनफेक्टिव था, इसलिए लोगों ने फोर्सफुली रिफ्ट खोलने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। पहली मंजिल पर 4 रिफ्ट्स थे और जिस रिफ्ट में वे जा रहे थे उसका आसमान लाल था, जैसे दुनिया नष्ट होने वाली हो। ऊपर से उड़ते हुए कौवों की एक बड़ी संख्या थी।
डार्क कैसल की ओर जाते हुए इस जगह को ब्लडी सिटाडेल कहा जाता था। जब अनार ने आगे कैसल देखा तो वह हैरान होकर बोली कि यह बहुत बड़ा था। बॉन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोचा कि वह जानता था कि वे कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उसने डेथ डीमंस मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था। हालांकि रियल लाइफ में एनवायरनमेंट बहुत डरावना लग रहा था। अच्छी खबर यह थी कि पहली मंजिल के सभी रिफ्ट्स डिफ़िकल्टी के बावजूद पासेबल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ कौन दिखाई देगा, क्योंकि ग्रुप के बाकी सदस्य रैंडमली चुने जाएंगे। अनार ने अचानक देखा कि कोई आ रहा था और उसी पल पोर्टल से एक आदमी दिखाई दिया। बॉन ने खुद से पूछा कि यह कौन है। कुछ समय पहले तान ने नाराजगी के साथ नोट किया कि ओवन ने फिर से एक स्पिरिट बुलाया था। ओवन ने उसकी ओर मुड़कर आश्चर्य से आह भरी। वे लैबिरिंथ की पहली मंजिल पर एक क्रिस्टल केव में थे। ओवन ने दुखी होकर अपनी नज़रें नीचे कर लीं और स्वीकार किया कि उसे केवल एक डैगर के साथ मुश्किल हो रही थी। तोया ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही समझाया था कि उसे बिना बो और स्पिरिट के खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए। विविन को याद आया कि मैं कैरेक्टर ने कहा था कि उसे जो सबसे अच्छा कर सकती है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यह हर एक्सप्लोरर का कर्तव्य है कि वह अपनी टीम पर भरोसा करे और अपनी असाइंड रोल को पूरा करे। तोया ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बॉन सही था, लेकिन उसने चेतावनी दी कि दुनिया इतनी स्वागत करने वाली नहीं है और कंपेनियंस सिर्फ कंपेनियंस होते हैं, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ओवन ने आखिरकार सहमति जताई, लेकिन मानसिक रूप से जोड़ा कि बॉन बिल्कुल भी बुरा बार्बेरियन नहीं था। उसने तोया का हाथ अपने कंधे से हटाया, आंखें बंद की और पूछा कि क्या वे अब दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। उसने मान लिया कि बॉन ने शायद वहां बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया होगा। लेकिन तोया मुस्कुराए और अनाउंस्ड कि वे पहली मंजिल पर थोड़ा शिकार करने के बाद सीधे ऊपरी मंजिलों पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें पहले रिफ्ट की तलाश करनी थी। ओवन ने उलझन में पूछा, क्योंकि उसने सोचा था कि ये रिफ्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल था। तोया ने स्वीकार किया कि यह सच था और कहा कि कुछ बदकिस्मत एक्सप्लोरर्स ऐसे थे जो कभी रिफ्ट्स में नहीं गए थे। लेकिन पिछली बार जब एक रिफ्ट खुला था वह 8 महीने पहले था और उनका साइकिल ठीक 8 महीने का था, इसलिए पहली मंजिल पर जल्द ही एक नया रिफ्ट खुलना चाहिए। ओवन ने सब कुछ समझ लिया और नोट किया कि बॉन ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। तेरसा ने सोचा कि यह स्वाभाविक था, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट भी एक न्यूबी था। वह मानकर चल रही थी कि वह सबसे अक्षम तरीके से ऊपर गया होगा और मुस्कुराते हुए ओवन से कहा कि वह उस पर भरोसा करे। सिर्फ 1 साल में वह और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। थकी हुई नज़रों से उसने आगे एक रिफ्ट देखा और उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसे भागने का आदेश दिया। किसी ने सहमति नहीं दी और फिर वे सभी एक साथ रिफ्ट की ओर भागे। हालांकि जब टर्सिया ने अपना हाथ बढ़ाकर रिफ्ट को छूने की कोशिश की तो वह अचानक बंद हो गई। हवा में केवल मैजिकल एनर्जी के छोटे छोटे चमकते निशान बचे थे। जल्द ही यह जादू भी गायब हो गया। विविन और टर्सिया ने नाराजगी से पूछा कि क्या वाकई उनके पास समय नहीं था। उसी पल रिफ्ट में से किसी के हंसने की आवाज़ आई। बॉन ने गंभीरता से देखा कि उनके समूह का पहला सदस्य होरो मिराड था। वह मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वे सच में उससे पहले यहाँ आ गए थे। उसने कहा कि 2 बार्बेरियंस का उससे आगे निकल जाना बुरा नहीं था। बॉन ने हुरो पर ध्यान केंद्रित किया और फिर देखा कि उसके बाद समूह का अगला सदस्य आया था। वह अलुआ रेवन थी, जो चारों ओर देखते हुए मुस्कुराए और कहा कि वह सोच रही थी कि वह कहाँ पहुंचेगी। उसने पूछा कि क्या ये सच में ब्लडी सिटाडेल था। टेरन, जो उसके साथ आया था, बस चुपचाप चारों ओर देखता रहा। रेवन मुस्कुराए और प्रोटैगनिस्ट ने खुद से पूछा कि क्या ये सच में एक मेज था। कुछ समय बाद रिफ्ट में गिरे सभी एडवेंचरर्स चुप थे। बोन ने सोचा कि क्या पहली मंजिल पर कोई मेज बचा था। उसने कहा कि यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन था और हुरो पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने स्वीकार किया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ एक मेज से मिलेगा। रेवन ने अपनी टोपी को समायोजित करते हुए मुस्कुराए। बॉन ने मानसिक रूप से कहा कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अनार ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा कि क्या मेज वाकई इतने कूल होते हैं। उसे याद आया कि उसने लाइब्रेरी में एक मेज देखा था जो 9th रैंक मेज थी। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि मेज शहर के लिए बहुत मूल्यवान संसाधन होते हैं और इसलिए केवल सच में शक्तिशाली मेज ही लैबिरिंथ में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि रेवन यहाँ होने के लिए काफ़ी मजबूत थी। रेवन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भी ज़्यादा मुस्कुराए, अपने गाल को हथेली से छूते हुए कहा कि बॉन बहुत परसेप्टिव था।
उसने बताया कि वह 6 रैंक मेज थी और उसने अपना नाम बताया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह थोड़ी एरोगेंट लग रही थी, लेकिन उसे याद आया कि गेम में सभी मेज पागल होते थे और इसलिए वह किसी सेंट के लेवल पर थी। रेवन ने टेरन की ओर इशारा करते हुए बताया कि वह एक प्रोफेशनल पॉटर था जिसे उसने हायर किया था। टेरन ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया। हुरो ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनसे मिलकर खुशी हुई और अपना नाम बताया। उसने कहा कि वह 3 साल से लैबिरिंथ का अन्वेषण कर रहा था। उसने समझा कि उसे अपना अच्छा इक्विपमेंट कहाँ से मिला था। हुरो का हाथ मिलाते हुए उसने अपना नाम बताया और अनार ने तुरंत अपना परिचय दिया। बॉन ने अपने नए साथियों को गंभीरता से देखा और आखिरकार कहा कि वे ऐसे नहीं लगते जो पहली मंजिल पर काम कर रहे हों। उसने पूछा कि इसका क्या कारण था। हुरो और रेवन कुछ देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए रेवन ने स्वीकार किया कि वह डिटेल्स नहीं दे सकती, लेकिन उसने सुना था कि जल्द ही एक रिफ्ट खुलने वाला था। हुरो ने कहा कि उसका भी यही कारण था। बॉन ने ध्यान दिया कि उन्होंने डिटेल्स देने से इनकार कर दिया था और यह ऐसा था जैसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया हो। विषय बदलते हुए रेवन ने सुझाव दिया कि सभी के बीच लूट को बांट दिया जाए, टेरन को छोड़कर, और पूछा कि क्या वे उसकी बात मानने को तैयार हैं। हुरो ने सहमति जताई और कहा कि लैबिरिंथ में मेज की सलाह मानना कॉमन सेंस था। रेवन ने कहा कि वह बहुत आभारी थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर टीम में एक मेज आ गई तो वे उसका अनुसरण करेंगे। आखिरकार यह मेज ही थे जिन्होंने रूलिंग फैमिली को समझाया था कि ईवल स्पिरिट्स को नष्ट कर देना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सहमति जताई, लेकिन उसके बोलने से पहले ही अनार ने अचानक चिल्लाकर कहा कि वह सहमत नहीं थी। बॉन ने उसे हैरानी से देखा और अनार ने उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया कि वह चाहती थी कि वही नेता बने। प्रोटैगनिस्ट चौंक गया और पूछा कि वह क्या कह रही है। अनार ने कहा कि वह सबसे समझदार वॉरियर था जो सामान्य बार्बेरियंस की तरह नहीं था। बॉन और भी परेशान हो गया और उसे चुप रहने को कहा, लेकिन अनार ने जोड़ा कि वह रोज 6 घंटे पढ़ता था। रेवन हैरान रह गई कि एक बार्बेरियन पढ़ता था और कहा कि यह वाकई कुछ यूनिक था। हालांकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि रेवन नेता होगी, लेकिन अनार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चिल्लाया कि बॉन सिर्फ यूनिक नहीं था बल्कि सबसे अच्छा था। रेवन का मुंह खुला रह गया और प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ चेहरे पर रख लिया, अनार से रुकने की गुहार लगाए। आखिरकार हाकुरो ने कहा कि ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल था जो उसका इतना सम्मान करे, और हंसते हुए कहा कि उसे ईर्ष्या हो रही थी। अनार ने अचानक शर्माते हुए कहा कि वह बॉन की पत्नी नहीं थी। हुरो ने कहा कि शर्माने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अनार ने गुस्से में याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि वह प्रोटैगनिस्ट की पत्नी नहीं थी। आखिरकार रेवन ने सभी का ध्यान खींचा और सुझाव दिया कि वे रुकें और आगे बढ़ें। चलते हुए रेवन ने चेतावनी दी कि उन्हें अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। हुरो ने उसे रोकते हुए पूछा कि क्या वे पहले ही जा रहे थे। उसने कहा कि उन्होंने अभी तक सिर्फ एक दूसरे के नाम पूछे थे और सुझाव दिया कि वे कम से कम एक दूसरे के स्किल्स के बारे में जान लें। लेकिन रेवन ने उसकी बात काटते हुए पूछा कि क्या ये वाकई जरूरी था। उसने समझाया कि ब्लडी सिटाडेल के मॉन्स्टर 7th रैंक या उससे नीचे के थे, इसलिए वह और टेरन, जिसकी ओर उसने इशारा किया, काफ़ी होंगे। हाकुरो ने नाराजगी से अपना जबड़ा भींचा और रेवन, बॉन और अनार भी उतने ही नाराज लग रहे थे। रेवन ने कहा कि वह गार्डियन की लूट लेगी क्योंकि उसे रिसर्च के लिए इसकी जरूरत थी। हाकुरो ने अचानक कांपते हुए कहा कि वह रुके और पूछा कि क्या वह सच में गार्डियन की सारी लूट खुद ले जाना चाहती थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि डंजन में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आम थे और हुरो ने गुस्से में पूछा कि क्या वह सच में उसे मूर्ख समझती थी। 100% मामलों में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण पैसा होता था। रेवन ने गुस्से में हाकुरो की ओर देखा। गार्डियन की लूट में रिफ्ट फ्लावर्स थे और सक्सेसफुल मेजर्स के लिए रिसर्च पहले आती थी, जबकि सामान्य एडवेंचरर्स के लिए पैसा पहले था। अनार ने डरते हुए रेवन और हुरो को देखा, जबकि बॉन ने अपना सिर पकड़ लिया। रेवन ने कहा कि वह उन्हें इस रिफ्ट के सभी मैजिक क्रिस्टल्स देगी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह एक पैसे की खान पर कदम रख चुकी थी। हुरो ने उसे रुकने को कहा और बोला कि वह सहमत नहीं था। रेवन ने कहा कि उसे लगता था कि यह न्यायसंगत था क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि गार्डियन कुछ भी ड्रॉप करेगा। बॉन ने देखा कि वह बहुत उदास लग रही थी, जैसे उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी भोलापन था। रेवन ने आखिरकार सहमति जताई और वादा किया कि वह कुछ आइटम्स छोड़ देगी, लेकिन एसेंस उसकी होगी। हुरो ने सहमति दी और फैसला किया कि वे पासा फेंक कर तय करेंगे कि रिफ्टस्टोन किसे मिलेगा।
प्रोटैगनिस्ट को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि हुरो सिर्फ दोनों के बारे में बात कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। उसने उन्हें रुकने को कहा और सोचा कि वह खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। उसने बोला कि उसे किसी एसेंस या आइटम की जरूरत नहीं है और वह रिफ्ट स्टोन चाहता है। उसने सोचा कि यह काफी होगा, लेकिन रेवन अचानक गुस्से में आ गई और उसे लालची कहा। उसने पूछा कि उसे क्यों लगता है कि उन्हें पार्टी में 2 बार्बेरियंस की जरूरत है। हुरो ने जोड़ा कि यह बहुत ज्यादा हो गया है। बॉन ने नाराजगी से नोट किया कि यह काम नहीं कर रहा था, हालांकि हुरो और रेवन कुछ ही पल पहले बहुत दोस्ताना लग रहे थे। उसने महसूस किया कि उसे स्टोन नहीं मिलने वाला था और कहा कि वह उन्हें दे देगा, लेकिन उसने कहा कि इस मामले में वह नॉर्मल मॉन्स्टर्स से 2 एसेंसेस लेगा। हुरो और रेवन ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार उन्होंने माना कि यह ठीक लग रहा है और सहमति दे दी। वे फिर से दोस्ताना हो गए और प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि यह अधिकतम था जो नेगोशिएट किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ हाकुरो और रेवन के लेवल के लिए कोई सूटेबल एसेंसेस नहीं थे। हुरो और रेवन इस बीच फिर से चर्चा में लौट आए और रेवन मुस्कुराए और पूछा कि क्या वे सहमत हो गए हैं। हुरो ने कहा कि यह एक वादा था। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि वे इतने प्यारे लग रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आगे बढ़ते हुए वे एक दूसरे को देखकर खुशी से हंसने लगे। रेवन ने पूछा कि क्या वे चलेंगे। हुरो ने सहमति दी और चिल्लाया कि उसका शरीर लड़ने के लिए बेताब हो रहा है। बॉन ने गुस्से में सोचा कि वे बहुत ही डरावने हैं। उसने नोट किया कि वह एक बार फिर कन्विंस्ड हो गया था कि उसे और मजबूत बनने की जरूरत है। उसने फिर से मुस्कुराते हुए हुरो और रेवन को देखा और आह भरी। उसने कहा कि उसे परवाह नहीं है कि वे कितनी बार उसके नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं, और आत्मविश्वास से ऊपर देखते हुए उसने खुद से वादा किया कि वह फिर भी शीर्ष पर पहुंचेगा। सिस्टम ने दोहराया कि वह ब्लडी सिटाडेल में प्रवेश कर चुका था। ब्लडी सिटाडेल 4 हिस्सों में बंटा हुआ था। प्रवेश द्वार पर एक ड्रॉब्रिज था, बाहरी दीवारों के बाहर एक युद्ध क्षेत्र था, आंतरिक महल के बाहर एक भूमिगत जेल था और लॉर्ड के कमरे में डीमंस के लिए एक पूजा स्थल था। जब वे इनमें से एक क्षेत्र के पास पहुंचे तो उन्होंने थोड़ी देर रुककर आगे गार्गोयल्स को देखा। बॉन को याद आया कि यह रैंक 8 का मॉन्स्टर था जो ज्यादातर समय एक ही जगह पर बैठकर मूर्ति की तरह दिखता था। हालांकि जैसे ही गार्गोयल ने दुश्मन को देखा, उसका व्यवहार बदल गया। एक मॉन्स्टर कांपा, अपने पंख फड़फड़ाए और एडवेंचरर्स पर अपनी नजरें गड़ा दीं। बॉन ने मानसिक रूप से नोट किया कि गार्गोयल्स तुरंत हमला करेंगे। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और पेट्रिफाइड महसूस करते हुए चिल्लाया कि उसके पैर पत्थर में धंसने लगे थे। उसने सोचा कि गार्गोयल्स को हराने का सबसे स्पष्ट तरीका ये था कि पार्टी के एक सदस्य को पेट्रिफाइड होने के लिए बलिदान कर दिया जाए, जबकि बाकी लोग लड़ें। जब प्रोटैगनिस्ट स्किल में फंस गया तो अनार ने उत्तेजित होकर उसका नाम चिल्लाया और उसकी मदद करने के लिए दौड़ना चाहा, लेकिन रेवन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। अपनी टोपी को समायोजित करते हुए रेवन ने आत्मविश्वास से गार्गोयल की ओर देखा। बॉन ने सोचा कि मेज के साथ सब कुछ बदल रहा था। रेवन ने आर्टिना बी स्पेल चिल्लाया और अपना स्टाफ आगे बढ़ाया, जो चमकदार मैजिकल एनर्जी उत्सर्जित करने लगा। ये कर्स हटाने का जादू था और इस स्पेल के प्रभाव से प्रोटैगनिस्ट के शरीर के चारों ओर बना पत्थर टुकड़ों में बिखर गया। एक बार मुक्त होने के बाद बॉन ने तुरंत लड़ने की तैयारी की, क्योंकि गार्गोयल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी ओर बढ़ा। उसने सोचा कि जो गार्गोयल्स पेट्रिफिकेशन नहीं कर सकते वे सबसे सरल दुश्मन होते हैं। गार्गोयल के उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसने अपना मेज घुमाया और उसके सिर पर वार किया। अनार भी करीब आए और अपनी तलवार से गार्गोयल के धड़ को नुकसान पहुंचाया। अब एक और मॉन्स्टर बचा था और उससे हुरो लड़ रहा था। उसने युद्ध चिल्लाहट के साथ अपना हथौड़ा घुमाया और गार्गोयल पर वार किया। मॉन्स्टर एक तरफ उड़ गया, मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा, क्योंकि हुरो के वार से उसका एक पैर कुचल गया था। गार्गोयल गुर्राया और हुरो ने स्थिति का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर के करीब जाकर अपना हथौड़ा घुमाया। गार्गोयल ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे हथियार को अपनी ओर आते देखा। सिस्टम ने बोला कि बॉन को गार्गोयल को हराने के लिए एक अतिरिक्त एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। जल्द ही गार्गोयल्स के शरीर हवा में घुल गए और सभी टीम के सदस्य कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर हंसते हुए हुरो ने कहा कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी। बॉन ने नोट किया कि हुरो काफी स्किल्ड था, क्योंकि वह नीचे से ऊपर की ओर डैमेज करता था और प्रोटैगनिस्ट की राय में ये चालाकी भरा था। अचानक अनार का ध्यान भटक गया और वह मैजिक स्टोन की ओर मुड़ी। उसने चिल्लाकर कहा कि यह हिल रहा है। हवा में उठा पत्थर अब तार के बैकपैक में चला गया था।
रेवन ने समझाया कि यह क्रिस्टल्स इकट्ठा करने का स्पेल था और वादा किया कि वह इसे इकट्ठा करेगी और फिर उसे बांट देंगे। हुरो ने कहा कि वह आभारी होगा और हंसते हुए सुझाव दिया कि वे आगे बढ़ें। कुछ समय बाद उसने अपना हथौड़ा घुमाया और सामने की दीवार को तोड़ दिया। वे बने हुए ओपनिंग में प्रवेश कर गए और चारों ओर सतर्कता से देखने लगे। हुरो ने कहा कि यहाँ बहुत अंधेरा था और इसलिए रोशनी के स्रोत की जरूरत थी। रेवन ने उसकी बात सुनी और फैसला किया कि इस मामले में क्या करना है। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और राइट स्पेल चिल्लाया। उसके हाथ के ऊपर मैजिकल लाइट का एक बादल दिखाई दिया जो ऊपर उठकर कमरे की छत के नीचे रुक गया। जब रोशनी का स्रोत दिखाई दिया तो सभी ने आगे काफी बड़े मॉन्स्टर्स देखे और स्तब्ध रह गए। बाउन ने उन्हें गौर से देखा और महसूस किया कि ये द डेड थे, जो रैंकलेस मॉन्स्टर्स थे जिनसे एक्सपीरियंस या क्रिस्टल्स नहीं मिलते थे। इसके अलावा इन मॉन्स्टर्स के शरीर तब तक गायब नहीं होते थे जब तक कि उनसे एसेंस न निकल जाए। रेवन ने कहा कि इन मॉन्स्टर्स पर हमला करना सिर्फ माना की बर्बादी होगी। हुरो हंसते हुए सहमत हो गया और कहा कि इन लोगों पर मैजिक बर्बाद करना दुखद था। द डेड उनके सामने खड़े थे, अभी तक हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल कई मॉन्स्टर्स एक साथ आगे बढ़े। अनार, बाउन और हुरो ने उनकी ओर दौड़ते हुए सुझाव दिया कि वे इन डेड को जल्द से जल्द खत्म कर दें। अनार ने जोश से चिल्लाया और डेड के पास पहुंचकर एक ही बार में कई मॉन्स्टर्स को नष्ट कर दिया। हुरो ने भी तुरंत लड़ाई में कूदकर एक अनडेड पर हथौड़े से वार किया। प्रोटैगनिस्ट ने अपना जबड़ा भींचा और अपना मेज घुमाया, मानसिक रूप से चिल्लाया कि यह अंत था, और उसने कई वार किए जिससे नजदीकी अनडेड नष्ट हो गए। अचानक वह चौंक गया जब उसने देखा कि एक मॉन्स्टर का शरीर गायब हो गया था और उसकी जगह अनडेड कमांडर का सींग दिखाई दिया। अनार, जो करीब आई थी, गिरी हुई वस्तु को हैरानी से देखते हुए पूछा कि क्या यह सच में एक सींग था। उसने कहा कि यह बहुत बड़ा था और पूछा कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुछ देर बाद वे अपने रास्ते पर चल पड़े और फिर रुककर स्टील के दरवाजों को देखने लगे। हाकुरो ने स्वीकार किया कि उसका हथौड़ा इस बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। रेवन आगे बढ़ी और वादा किया कि वह इसे समझ लेगी। उसने एईजी और दुरुट स्पेल का उपयोग किया और उसके स्टाफ से, जो आगे की ओर था, एक शक्तिशाली लपटें दरवाजे की ओर बढ़ीं और धूल भी उठी। हुरो, बाउन और अनार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को धूल से बचाया। जब धूल धीरे धीरे घुलने लगी तो प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दरवाजे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। रेवन मुस्कुराते हुए बनी गैप में खड़ी थी और उनका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि क्या वे आगे बढ़ने वाले हैं। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि मेजर्स बहुत टफ होते हैं। अंत में वे पहले हिस्से तक पहुंच गए, जो किले के प्रवेश द्वार पर एक ड्रॉब्रिज था। वे उठे हुए पुल के सामने रुके और रेवन ने कहा कि यह उठा हुआ था जैसा कि उसने सोचा था। वह अनार की ओर मुड़ी और उसे हॉर्न फूंकने को कहा। अनार ने हैरानी से उसे देखा लेकिन फिर भी सहमत हो गई। उसने गहरी सांस ली और हॉर्न फूंकना शुरू कर दिया। इसके कारण लंबे समय से सुप्त मैजिक सील सक्रिय हो गया। अनार ने घबराहट में पूछा कि क्या हो रहा था। पुल नीचे आने लगा और इसने उसे इतना आश्चर्यचकित कर दिया। वह भ्रमित हो गई और फिर अचानक उसने देखा कि खाई में भरा खूनी पानी ऊपर उठने लगा। उसने उत्तेजना में हकलाते हुए दूसरों से रोकने को कहा और देखा कि नीचे कुछ था। बाउन ने सोचा कि अंधेरे खूनी पानी और लाल आसमान के कारण इस जगह को ब्लडी सिटाडेल कहा जाता था। पानी से मॉन्स्टर्स के हाथ दिखाई देने लगे। रेवन ने मुस्कुराते हुए अनार से चिंता न करने को कहा, ये समझाते हुए कि वे साधारण डेड लोग थे। अनार ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा कि वह चिंतित नहीं थी। बाउन ने सोचा कि उस समय उनका लक्ष्य क्या था। एक अनडेड पुल पर चढ़ने लगा और प्रोटैगनिस्ट्स ने महसूस किया कि उन्हें पुल के नीचे आने का इंतजार करना होगा। अन्य मॉन्स्टर्स पुल पर चढ़ने लगे और बाउन, अनार, हुरो और तारजिन ने रेवन को घेर लिया, अपने हथियार आगे करके। उन्हें काउंटलेस अनडेड के हमले से बचना था और यह एक काफी मुश्किल हिस्सा था, लेकिन सिर्फ सामान्य ग्रुप्स के लिए। रेवन मुस्कुराए और कहा कि स्पेल तैयार था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अनडेड को अपनी ओर आने के लिए आमंत्रित किया। ये हिस्सा पार करना मुश्किल नहीं था अगर टीम के पास एरिया अटैक्स वाला एग होता। रेवन ने अपना स्टाफ ऊपर उठाया और ऑल्टरिटी रूट स्पेल का उपयोग किया। हवा में मैजिकल एनर्जी की धाराएं दिखाई दी जो मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ीं और उन्हें नष्ट कर दिया। बाउन ने आश्चर्य से मुंह खोल दिया और जल्द ही सभी अनडेड नष्ट हो गए। रेवन द्वारा इस्तेमाल किया गया जादू अभी भी हवा में था, लेकिन ये धीरे धीरे घुलने लगा। हुरो ने स्वीकार किया कि यह अद्भुत था।
रेवन ने कहा कि वे साधारण अनडेड थे। बाउन ने अपना जबड़ा भींचा और मानसिक रूप से नोट किया कि उसे लगता था कि वह मजबूत थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उनके बीच इतना बड़ा अंतर होगा। रेवन ने कहा कि उन्हें पुल के नीचे आने तक इंतजार करना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर देखते हुए सोचा कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लेंगे। जल्द ही पुल नीचे आ गया और आगे बढ़ते हुए रेवन ने सुझाव दिया कि वे अंदर जाएं। ब्लडी सिटाडेल का पहला हिस्सा पार कर लिया गया था। बाउन ने अपने होठों को दबाया और आगे बढ़ा, मानसिक रूप से नोट किया कि यह बेतुके रूप से आसान था। उन्होंने आसानी से बाहरी दीवार का ड्रॉब्रिज पार कर लिया और आंतरिक महल की ओर बढ़ गए। सामान्य स्थिति में वे कई मॉन्स्टर्स से मिलते, लेकिन उनके मामले में रेवन ने आउटर द्रुत स्पेल्स का उपयोग करके मैजिकल एनर्जी की धाराएं आगे भेजी, जिसने सभी मॉन्स्टर्स को नष्ट कर दिया, इससे पहले कि वे हमला कर पाते। लेकिन बाउन ने देखा कि इस बार रेवन सभी को मारने में सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार किया कि स्पेल अभी भी शक्तिशाली थी। कुछ मॉन्स्टर्स जीवित रह गए और एडवेंचरर्स की टीम की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इसके बावजूद रेवन ने 90% दुश्मनों को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। अचानक डेथ डेमन उनकी ओर बढ़ने लगा। बाउन ने माना कि यह ठीक था क्योंकि इसकी रीजेनरेशन स्पीड बहुत अधिक थी। रेवन ने चिल्लाकर कहा कि बाकी मॉन्स्टर्स हुरो, बाउन और अनार पर छोड़ दिए गए थे। वे हमला करने के लिए दौड़े और बिना रुके प्रोटैगनिस्ट ने अनार का नाम चिल्लाया। अनार ने समझा कि वह क्या कहना चाहता था और मुस्कुराते हुए सहमत हो गई। एक साथ वे डेथ डेमन के पास गए, उसके पैर पकड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने डबल ग्रैब नामक एक बार्बेरियन टेक्निक का उपयोग किया। मॉन्स्टर जोर से गिरा और बाउन और अनार ने उसे कई वारों से नष्ट कर दिया। हुरो ने उत्साहित होकर उनकी ओर देखा और पूछा कि क्या वे हमेशा इस तरह शिकार करते हैं। हालांकि बाउन और अनार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने मान लिया कि वे बहुत मजे कर रहे थे। रेवन ने एक स्पेल का उपयोग किया और उसकी मैजिकल एनर्जी की धाराएं डेथ डेमन को घेर लीं, जो आश्चर्यचकित होकर गुर्राने लगा, क्योंकि उसे लगे छोटे घाव और भयानक हो गए। बाउन ने पहचाना कि यह वुंड्स को बढ़ाने वाला स्पेल था और सोचा कि डेथ डीमंस अपने पैसिव रीजनरेशन स्किल के लिए प्रसिद्ध थे, और अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है और मॉन्स्टर सिर्फ मांस का एक टुकड़ा बन जाता है। इसका फायदा उठाते हुए हाकुरो, अनार और बाउन ने मॉन्स्टर्स को नष्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें शक्तिशाली वार करके। जल्द ही मॉन्स्टर्स के शरीर के गायब होने के बाद दिखाई देने वाली लूट का अधिकांश हिस्सा तारोन के बैकपैक में चला गया। इसे देखते हुए अनार ने बाउन का ध्यान खींचा और समझाया कि अब वह समझती है कि हर कोई मेजर्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। हुरो, जो उसके बगल में खड़ा था, हंसा और कहा कि मेज के साथ बहुत सारे अवसर होते हैं। रेवन ने ये शब्द सुने और खासकर उनकी ओर मुड़ी। उसने बोला कि वे इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि उसने स्वीकार किया कि बिना टैलेंट के ये संभव नहीं है। वह मुस्कुराई, अपनी हथेली से खुद की ओर इशारा किया और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने बालों को समायोजित किया। अब बाउन उसके कैरेक्टर का सार समझ गया, क्योंकि वह विनम्र होने का दिखावा करती थी, लेकिन डींग मारने और रिसर्च करने से प्यार करती थी। अचानक रेवन ने कहा कि वह कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करने जा रही है और पूछा कि क्या वे उसकी मदद करना चाहते हैं। हुरो ने चिल्लाकर कहा कि उनकी वजह से उन्होंने बहुत समय बचाया है और इसलिए उसने वादा किया कि वह मदद करेगा और दयालुता से हंस दिया। बाउन ने भी मदद करने का फैसला किया, अब समझ गया कि रेवन के साथ कैसे व्यवहार करना है। जल्द ही उन्होंने सभी बचे हुए मटेरियल्स को इकट्ठा कर लिया। रेवन ने स्वीकार किया कि उन्होंने उसकी उम्मीद से कहीं जल्दी यह कर लिया और फिर सुझाव दिया कि वे आगे बढ़ें। उसने अपनी टोपी को समायोजित किया और कहा कि वे जल्दी करें। अनार, जो उसका फॉलो कर रही थी, ने खुद से पूछा कि वह कितने क्रीम पाइस खरीद सकती है। बाउन सबसे पीछे चल रहा था, खोया हुआ सोच रहा था। उसने मानसिक रूप से नोट किया कि यह अजीब था, क्योंकि रेवन ने पूरे क्षेत्र का पता लगा लिया था लेकिन कुछ नहीं लिया था। वह सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसने गेस किया कि वह इसके बारे में नहीं जानती थी। उसने थोड़ा दूर खड़ी मूर्ति की ओर देखा और सोचा कि इसे बस नष्ट करना काफी होगा। उसे याद आया कि कुछ प्लेयर्स को यूनिक ऑब्जेक्ट्स या सस्पिशियस वॉल्स देखने पर इंटरैक्ट बटन दबाने की आदत थी और बाउन उनमें से एक था। इसलिए उसने 9 साल तक डंजन एंड स्टोन खेलने के दौरान अक्सर हिडन आइटम्स ढूंढे थे। हालांकि वह रेवन को नाराज कर सकता था अगर एक सामान्य बार्बेरियन को कुछ पता हो जो उसने नहीं ढूंढा, भले ही उसने अपना पूरा जीवन एक्सप्लोरिंग में बिताया हो। इसलिए उसने फैसला किया कि उन चीज़ों से बचना बेहतर होगा जो संदेह पैदा कर सकती थीं।
वे आगे बढ़े और कुछ देर बाद वे इनर कैसल तक पहुंच गए, जहां वे रूइंस के बीच थोड़ी देर के लिए रुके। रेवन ने नोट किया कि उसने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने गेस किया कि उन्हें यहाँ कुछ उपयोगी मिलने की संभावना नहीं थी। हाकुरो ने देखा कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एक हैच मिला और बॉन ने घुटने टेक कर लेड से मलबा हटाया। रेवन मुस्कुराए और स्वीकार किया कि वह बहुत उत्साहित थी। जल्द ही उन्होंने हैच खोल दिया और नीचे उतरने लगे, फर्स्ट फ्लोर के अंडरग्राउंड प्रिजन में प्रवेश करते हुए। जैसे ही वे नीचे उतरे, रेवन आगे बढ़ी और हुरो ने उसका ध्यान खींचते हुए पूछा कि उन्हें किस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। उसने समझाया कि उन्हें स्कल रैट, बैंशी, डेथ डेमन, वुल्फ काइमेरा, गूल लॉर्ड और कॉप्स गोलम का सामना करना पड़ सकता है। हुरो ने कॉप्स गोलम को छोड़कर इन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ाई लड़ी थी, और रेवन ने समझाया कि यह सिर्फ ब्लडी सिटाडेल में दिखाई देता है। हुरो हंसा और कहा कि यह एक नया अनुभव होगा। रेवन ने उसे फ्लैश एक्सप्लोजन से सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि यह मॉन्स्टर ज्यादा नहीं फटता था, लेकिन इसके टुकड़े जहरीले होते थे और अगर यह बहुत करीब से फटता तो कोई मर भी सकता था। लेकिन उसने वादा किया कि अगर ऐसा कुछ होता तो वह इसे रोक देगी। हुरो हंसा और कहा कि मेज के साथ डरने की कोई बात नहीं थी। रेवन ने कहा कि यह सब ऐसे बहादुर वॉरियर की वजह से संभव था। बॉन ने नाराजगी से उन्हें देखा और खुद से पूछा कि क्या हो रहा था। उसने पूछा कि क्या वे पहले ही भूल गए थे कि कुछ देर पहले उनकी बहस हुई थी। अचानक अनार ने पास में दौड़ते हुए एक रैट स्केलेटन की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या ये भी एक मॉन्स्टर था। प्रोटैगनिस्ट समझाना चाहता था, लेकिन रेवन ने उसकी बात काटते हुए बोला कि यही स्कल रैट था जिसके बारे में वह बात कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक उंगली उठाते हुए कहा कि ये मॉन्स्टर्स अनडेड की तरह ही रैंकलेस थे और ये लड़ाई में ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें सिर्फ कुचलना काफी था। अनार ने नाराजगी से कहा कि वह नहीं पूछ रही थी, और रेवन ने अपनी आंखें सनकरी करके उसे नाराजगी से देखा। कुछ देर बाद अनार चिल्लाई और लगभग रोते हुए डर गई जब उसने डंजन से आने वाली आवाज को पहचाना। उसने बॉन का हाथ पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि यह बैंशी थी। मॉन्स्टर्स हॉलवे में उनके सामने दिखाई दिए और रेवन ने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी कि सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बैंशी का सामना करना पड़ा तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह बुरी तरह मुस्कुराते हुए डरी हुई अनार के पास गई और बोला कि यह मॉन्स्टर बहुत खतरनाक नहीं था, लेकिन अनुभव भयानक और अवर्णनीय होगा। अनार और भी डर गई और पूछा कि क्या अनुभव वाकई इतना भयानक होगा। बॉन ने नाराजगी से सोचा कि वे बच्चों की तरह थे। अनार ने रेवन से समझाने को कहा कि उसका क्या मतलब था। रेवन ने कहा कि वह खुद भी नहीं जानती थी और ऐसा लग रहा था कि वह खुद को तैयार कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसने सुना था कि मेजर्स के पास बैंशी से निपटने का तरीका होता है। रेवन ने हैरानी से उसकी ओर देखा, ये नोट करते हुए कि वह बहुत कुछ जानता था। आखिरकार उसने कहा कि वे मजाक कर रहे थे, लेकिन ये काफी था, और उसने वादा किया कि वह अब सब कुछ संभाल लेगी। आगे बढ़ते हुए उसने टर्न शेल स्पेल का उपयोग किया और मैजिकल एनर्जी की एक शक्तिशाली धारा पहले बैंशी की ओर बढ़ी, जिसे नष्ट कर दिया। मॉन्स्टर चिल्लाया और गायब हो गया, लेकिन अन्य बैंशीज ने लगभग तुरंत रेवन को घेर लिया। हालांकि उसने सुझाव दिया कि वे स्थिर रहें, और जब मॉन्स्टर्स उसके बहुत करीब आ गए तो उसने दी इन्फर्नो हिंडर स्पेल का उपयोग किया। आग की धाराएं उससे अलग अलग दिशाओं में फैली और मॉन्स्टर्स को नष्ट कर दिया। जब आग धीरे धीरे घुलने लगी तो वह मुस्कुराई और पूछा कि क्या वे आगे बढ़ सकते हैं। बॉन, अनार और हुरो समान रूप से स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से सोचा कि रेवन बहुत मजबूत थी। जल्द ही वे अंडरग्राउंड प्रिजन की दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गए और लगभग तुरंत एक वुल्फ काइमेरा उनके सामने दिखाई दिया। कुछ देर बाद गूल लॉर्ड भी दिखाई दिया। बॉन ने सोचा कि अंडरग्राउंड प्रिजन का अंदरूनी हिस्सा एक ईवल साइंटिस्ट की लैबोरेटरी जैसा लग रहा था, क्योंकि वहां कई बदसूरत मॉन्स्टर्स और ऑब्जेक्ट्स थे। और मजा अभी शुरू ही हुआ था। अचानक हुरो ने उत्साहित होकर रेवन की ओर देखा और स्वीकार किया कि वह मजबूत थी, लेकिन पूछा कि क्या वह डरी हुई थी। उसने स्वीकार किया कि वह खास डरी हुई नहीं थी, क्योंकि वह खुद लगातार ऑटोप्सीज करती थी और इसमें कुछ खास नहीं था। उसने दीवार के साथ अपना हाथ फेरा और नोट किया कि यह जगह यहाँ थी। उसने समझाया कि अगर उसने मैप को सही तरीके से भरा था तो यहाँ एक सीक्रेट दूर थी, और इस दूर के पीछे उन्हें कॉप्स गोलम मिलेगा। बॉन को याद आया कि लोग आमतौर पर मैप गार्ड रूम में पाते थे, लेकिन रेवन तैयार थी।
सीक्रेट दूर खोलने से पहले उसने चेतावनी दी कि यहाँ चीजें छोड़ना बेहतर होगा। उन्होंने अपने बैकपैक्स उतारकर दीवार के पास छोड़ दिए। रेवन ने प्रोटैगनिस्ट से टॉर्च जलाने को कहा। उसने आज्ञा मानी और उसने चेतावनी दी कि वह दूर खोल रही थी। जब दूर खुली तो वे स्तब्ध रह गए, ये देखकर कि उनके सामने एक गंदे तरल में पड़ी हुई बड़ी संख्या में डेड बॉडीज थीं। एक भयानक गंध उनकी नाक में घुस गई और लाशों के अंतहीन ढेर ने सभी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही वे लाशों के पास से गुजरे, बाउन ने सोचा कि अतीत में वह निश्चित रूप से बेहोश हो जाता, लेकिन बार्बेरियन के मजबूत शरीर पर इसका प्रभाव इतना मजबूत नहीं था। सबसे पहले तारेन ने हार मानी, जो झुककर अपने मुंह को हाथ से ढकने की कोशिश कर रहा था और उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर रेवन को भी बुरा लगा और वह भी झुककर उल्टी रोक नहीं पाए और खांसने लगी। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया कि वह ऑटोप्सीज के दौरान ऐसी चीजें देखने की आदी थी, लेकिन ये भयानक गंध को कम नहीं करता था। हुरो ने कहा कि यह अच्छा था कि कम से कम बाउन और अनार ठीक थे और सुझाव दिया कि वे आगे बढ़ें। प्रोटैगनिस्ट ने इससे सहमति जताई और जल्द ही वे लाशों के एक पहाड़ के सामने रुक गए। बाउन हैरान रह गया ये देखकर कि इस पहाड़ पर कुछ जगहों पर आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो रुक रुक कर हेलो कह रही थीं। बाउन ये सुनकर चकित रह गया कि लाशों का ये पहाड़ उनसे बात कर रहा था। लाशें कह रही थीं कि वे यहाँ थे और दूसरे लोगों को जल्दी करने के लिए कह रही थीं। अचानक डेड बॉडीज की चीखें और तेज हो गईं और उन्होंने पिता हमें बचाओ की गुहार लगाई। हाकुरो की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा कि क्या हो रहा था। बाउन और अनार भी डर से लाशों के पहाड़ की ओर देख रहे थे और यह चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा। प्रोटैगनिस्ट ने अचानक देखा कि लाशों के इस पहाड़ के केंद्र में एक चमकती हुई आंख दिखाई दी और इसका मतलब था कि पहला बॉस, जिसे कॉप्स गोलम कहा जाता था, दिखाई दिया था। जब यह मॉन्स्टर उठने लगा तो सभी ने देखा कि लाशें इसके शरीर का निर्माण कर रही थीं। गोलम चिल्लाया कि उसे दर्द हो रहा था और जो लाशें इसका हिस्सा थीं, वे कहने लगी कि वे यह नहीं कर सकती, ये नोट करते हुए कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और किसी से उन्हें मारने की गुहार लगा रही थीं। बाउन ने गुस्से में बड़बड़ाया क्योंकि गेम में ये सभी लाशें चुप थीं और बचाव की गुहार सुनकर उसे एहसास हुआ कि उनके पास समय नहीं था। उसने सभी को इकट्ठा होने का आदेश दिया। हाकुरो की ओर मुड़ा, जो डर से कांप रहा था और जम गया था। बाउन ने गुस्से में फिर से बड़बड़ाया, ये देखकर कि हुरो बस जम गया था। गोलम के शरीर में मौजूद लाशें चिल्लाती रहीं, ये कहते हुए कि उन्हें दर्द हो रहा था, और इसे बार बार दोहराया। कोई खाना चाहता था, कोई चिल्लाने लगा और बाउन ने न सिर्फ हुरो को देखा, जो डर से जम गया था, बल्कि रेवन को भी देखा, जो कांप रही थी और उल्टी के एक और दौरे को रोकने की कोशिश कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने नाराजगी के साथ सोचा कि वे अब तक मजबूत दिखावा कर रहे थे, लेकिन यहाँ वे बेकार थे। जब उसने गोलम को आगे बढ़ते देखा, जिसके साथ लाशों की चीखें थीं, जो दूसरों को मरने का आदेश दे रही थीं। अनार और बाउन मॉन्स्टर के सामने रुक गए, अपने हथियार तैयार करते हुए, यह महसूस करते हुए कि उन्हें खुद ही इसका हल निकालना होगा। बाउन को याद आया कि डंजन एंड स्टोन एक नीचे गेम था, लेकिन इसमें ऐसे डिटेल्स थे जो किसी को भी पसंद आ सकते थे, और उनमें से एक थी भयानक रूप से रियलिस्टिक इलस्ट्रेशंस, जो तस्वीरों की तरह लगती थीं। उसी इलस्ट्रेशन को कॉप्स गोलम के लिए समर्पित किया गया था, और इसी तरह की इमेजेस अक्सर इंटरनेट पर दिखाई देती थीं। यूजर्स अपने इंप्रेशन साझा करते हुए इन इमेजेस को दूसरे लोगों को दिखाते थे। ये इमेजेस इतनी बार इंटरनेट पर दिखाई देती थीं कि कई लोग इसे पहचानते थे, भले ही वे गेम को नहीं जानते थे। प्रोटैगनिस्ट को एक बार फिर इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि चाहे ड्राइंग्स कितने भी रियलिस्टिक क्यों न हो, रियलिटी में सब कुछ अलग था। उसने स्वीकार किया कि रियलिटी एक बिल्कुल अलग लेवल पर थी। उसने गोलम की ओर देखा, जो रियलिटी में और भी डरावना लग रहा था, और इसके अलावा इसकी हरकतों के साथ लाशों की चीखें थीं, जो मदद की गुहार लगा रही थीं और चिल्ला रही थीं कि उन्हें दर्द हो रहा था। लड़ाई में उतरने से पहले बाउन ने अपने अस्थायी साथियों को देखा। उसने रेवन पर ध्यान केंद्रित किया, जो कांप रही थी और मुश्किल से उल्टी को रोक पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मेज, जिसे डाइसेक्शन का अनुभव था, वह ड्वार्फ, जिसने 3 साल तक लैबिरिंथ का अन्वेषण करते हुए कई डरावने मॉन्स्टर्स देखे थे, लेकिन अब जम गया था, और वह पॉटर, जो अपनी भूमिका के लिए मजबूत लगता था, लेकिन अब डर से कांप रहा था। उन सभी ने प्रोटैगनिस्ट और अनार को कुछ नहीं समझा, क्योंकि वे सिर्फ न्यूबीज थे। लेकिन जो लोग अभी भी सही दिमाग में थे वे बार्बेरियंस। उन्होंने अपने हथियारों को और मजबूती से पकड़ा और गंभीरता से अपने ओपोनेंट की ओर देखा।
अनार अचानक पीछे मुड़ी और दूसरे एडवेंचरर्स की ओर देखते हुए उन्हें पुकारा, पूछा कि वे क्या कर रहे थे। अचानक मॉन्स्टर ने उनकी ओर एक लाश फेंकी। इसे देखते हुए अनार ने सभी को हिलने और कूदने का आदेश दिया, साथ ही बॉन को भी। इस तरह लाश हाकुरो की ओर उड़ गई, जो अभी भी बिना हिले खड़ा था। इसे देखकर अनार ने उसे पुकारा, अपनी तलवार से लाश को रोका और हाकुरो को खींचकर अलग कर दिया, लेकिन बिना चोट के नहीं, क्योंकि लाश से उड़ने वाला कीचड़ उसके चेहरे पर लगा और वह दर्द से चिल्लाया। उसने अपनी आंखें पकड़ लीं और अनार ने उसे डर से देखा। बॉन ने सोचा कि हाकुरो एक पल में बेकार हो गया और सोचा कि रेवन का क्या हुआ, जो खुद को बहुत भरोसेमंद समझती थी। वह अभी भी मतली से ग्रस्त थी और जमीन पर बैठ गई, सिर झुकाए भारी सांसें ले रही थी। तारजीन उसके बगल में खड़ा था, किसी तरह उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अनार का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे हाकुरो को ले जाने और रेवन की रक्षा करने का आदेश दिया। मानसिक रूप से बड़बड़ाते हुए उसने फैसला किया कि उसे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना होगा, क्योंकि वह समझ गया था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो सभी मर जाएंगे। वह चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ा। जब वह गोलम के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि इस मॉन्स्टर का अटैक सीक्वेंस सरल था, क्योंकि ये दूर के टारगेट्स पर लाश के बम फेंकता था। जैसे ही बॉन ने ये सोचा, एक और लाश उसकी ओर उड़ गई और उसने खुद को बचाने के लिए अपने सामने शील्ड लगा लिया। फिर उसने सोचा कि गोलम पास के एनिमीज को पकड़कर अब्जॉर्ब करता है और मॉन्स्टर ने वास्तव में अपना हाथ आगे बढ़ाया और जो लाशें इसका हिस्सा थीं, वे भी अपने हाथ आगे बढ़ाने लगीं ताकि वे बढ़ सकें। बॉन ने कूदकर इसे बचाया और एहसास किया कि वह बहुत करीब नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वह करीब गया तो गोलम लंबी दूरी के हमलों से रेवन को मार देगा और यह सबसे बुरा परिदृश्य होगा, क्योंकि वह अभी तक होश में नहीं आई थी। इसलिए उसने महसूस किया कि उसे न तो बहुत करीब और न ही बहुत दूर रहना होगा, और वह तेजी से हिलने लगा, लाश के बम और गोलम के हाथ के झूलों से बचते हुए। उसने अपने शील्ड का उपयोग उन लाशों को रोकने के लिए किया जो उसकी ओर उड़ रही थीं, और मानसिक रूप से चिल्लाया कि वह समय बिताने के लिए एक डिकॉय बना रहेगा। अचानक रेवन, जो अभी भी भारी सांसें ले रही थी, अपने स्टाफ का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने आगे देखा, उसने आयरो हैंडर स्पेल का उपयोग किया और गोलम की ओर आग की एक धारा भेजी। मॉन्स्टर चिल्लाया जब वह जलने लगा, और बॉन और अनार ने सोचा कि क्या यह मेज की पूरी ताकत थी। लाशें चिल्लाने लगीं कि उन्हें गर्मी लग रही थी और वे बीमार थीं, लेकिन ज्यादातर जब वे जल रही थीं तो वे सिर्फ दर्द में चिल्ला रही थीं। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि क्या हो रहा था और मानसिक रूप से नोट किया कि गोलम के विनाश का पहला चरण, जिसके लिए कई टॉर्चेस की आवश्यकता थी, एक स्पेल के साथ पूरा हो गया था। इसके साथ कॉप्स गोलम के बाहरी शरीर की ताकत खत्म हो गई, और जैसे ही मॉन्स्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सभी ने देखा कि पहले जो लाशें इसका हिस्सा थीं, वे गायब हो गई थीं, और मॉन्स्टर के पास सिर्फ एक कंकाल बचा था, जिसके आसपास कुछ मांसपेशियां और टेंडन्स लटक रहे थे। दूसरा चरण स्केलेटन गोलम था, और जैसे ही आग धीरे धीरे घुलने लगी और मॉन्स्टर करीब आया, बॉन ने चेतावनी दी कि यह खत्म नहीं हुआ था और अनार को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन दोनों ने जोर से जमीन से धक्का दिया और तेजी से गोलम की ओर दौड़े। बॉन ने अनार को चेतावनी दी कि वह चेस्ट पर निशाना लगाए। गोलम ने उन पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, और बॉन को याद आया कि कॉप्स गोलम एक रैंक 7 मॉन्स्टर था, लेकिन अगर इसके बाहरी खोल को हटा दिया जाए तो कुछ बार्बेरियंस इसे हरा सकते थे। युद्ध चिल्लाहट के साथ वह और अनार मॉन्स्टर के पास पहुंचे और लगभग एक साथ उस पर वार किया। उनके हमलों की ताकत से हवा में लाइट के फ्लैशेस दिखाई दिए, और जल्द ही सिस्टम ने कहा कि बॉन ने कॉप्स गोलम को हरा दिया था, जिसके लिए उसे एक अतिरिक्त एक्सपीरियंस पॉइंट मिला। इसे पूरा करने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने एसेंस की ओर देखा, और अनार ने उसका नाम चिल्लाते हुए आश्चर्य से पूछा, यह महसूस करते हुए कि उनके सामने क्या था। अब उसने उसके अनुमान की पुष्टि की और समझाया कि यह ट्रोप गोलम का एसेंस था। अनार ने इसे प्रशंसा से देखा और उसके गाल उत्तेजना से लाल हो गए। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि रिफ्ट एक ट्रेजर चेस्ट की तरह था, क्योंकि एलीट मॉन्स्टर्स जो सामान्य लैबिरिंथ में नहीं दिखाई देते थे, डेजर्ट में बारिश की तरह थे, खासकर ये देखते हुए कि एक्सपीरियंस गेन बहुत सीमित था। गोलम से मिले आइटम्स भी हर एक्सप्लोरर के लिए वांछनीय थे, लेकिन रिफ्ट्स की मुख्य विशेषता ये थी कि एसेंसेस के ड्रॉप होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती थी। उनके सामने दिखाई देने वाले एनर्जी के क्लॉट को देखते हुए बॉन ने नोट किया कि यह अजीब था कि उन्हें पहला एसेंस इतनी देर से मिला। अनार ने पूछा कि वे क्या करेंगे।
प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि यह एसेंस उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने लगभग सारा काम किया था और यही समझौता था। उसने अपने साथियों की ओर देखा जो अभी भी बुरा महसूस कर रहे थे और सोचा कि वह 2 एसेंसेस चाहता था, विशेष रूप से डेथ डेमन का जो पावरफुल रीजेनरेशन देता था और काइमेरा वुल्फ का जो स्ट्रेंथ देता था। उसने इन मॉन्स्टर्स की कल्पना की, मानसिक रूप से नोट करते हुए कि उसे एलीट कॉर्प्स गोलम का एसेंस मिलने की उम्मीद नहीं थी जो सिर्फ ब्लडी सिटाडेल में दिखाई देता था। इसके अलावा इस एसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स एक टैंक के लिए उपयुक्त थीं। बाउन ने विचारमग्न होकर अपनी चिन को हाथ से पकड़ा और याद किया कि कॉर्प्स गोलम का एसेंस पेन रेजिस्टेंस, पॉइजन रेजिस्टेंस, वेट, बोन डेंसिटी, स्ट्रेंथ और एपेटाइट को बढ़ाता था लेकिन परसेप्शन को थोड़ा कम कर देता था। मूवमेंट्स परसेप्शन में कमी के कारण धीमे हो जाते थे लेकिन प्रोटैगनिस्ट की राय में बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लायक थीं क्योंकि बोन डेंसिटी डिफेंस को बढ़ावा देती थी और ग्रोथ तुरंत 55 पॉइंट्स बढ़ जाती थी। वेट, जो दुश्मन को गिराने और दुश्मन के हथियारों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता था, 21 पॉइंट्स बढ़ जाता था। पेन रेजिस्टेंस भी उपयोगी था और एक सुखद बोनस स्ट्रेंथ और पॉइजन रेजिस्टेंस था। हालांकि समस्या स्किल्स में थी क्योंकि एक्टिव स्किल, जिसे फ्लैश एक्सप्लोजन कहा जाता था, शरीर के चुने हुए हिस्से को फोड़ देता था और इससे भारी नुकसान होता था लेकिन इसकी कीमत एडवेंचरर के अपने हेल्थ पॉइंट्स थे। इस तरह के एसेंस का पैसिव स्किल सिक बॉडी फ्लूइड कहलाता था जिसके कारण ब्लड एसिड में बदल जाता था और हर चोट के साथ ब्लड इक्विपमेंट में घुस जाता था और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बहुत कम कर देता था। दूसरे शब्दों में, एसेंस अच्छा था लेकिन इसे हील करने और इक्विपमेंट को ठीक करने में बहुत समय लगेगा। बाउन ने अपना हाथ सिर पर रखा और फैसला किया कि वे अभी इस एसेंस के बारे में भूल जाएंगे क्योंकि उन्हें हाकुरो को ठीक करने की जरूरत थी। उसने आंखें बंद करके आह भरी और चेतावनी दी कि एसेंस अगले आधे घंटे तक गायब नहीं होगा। कुछ देर बाद, ओशन की खाली फ्लास्क को अलग रखते हुए हाकुरो ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक था क्योंकि अगर बाउन और अनार नहीं होते तो सब कुछ बहुत बुरा हो जाता। वह जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। बाउन, जो उसके बगल में बैठा था, ने नोट किया कि यह अच्छा था कि उसे यह समझ आया क्योंकि अनार ने उसकी जान बचाई थी। हाकुरो ने कहा कि वह ये जानता था और स्वीकार किया कि जैसे ही उसने इस मॉन्स्टर को देखा, उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। वह हंसा और कहा कि उसे लगता था कि उसने पहले ही हर तरह के मॉन्स्टर्स देख लिए थे। बाउन ने अपने होंठ दबाए और नाराजगी के साथ सोचा कि मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण वे इंटरमीडिएट बॉस से लगभग मर गए थे, हालांकि उनमें इसे संभालने की ताकत थी। यह एक और याद दिलाने वाला था कि यह रियलिटी थी, गेम नहीं। अचानक, रेवन, जो धीरे धीरे अपनी बीमारी से उबर रही थी, थोड़ा दूर तारजीन के बगल में बैठी थी, जिसने उसकी पीठ पर हाथ रखा था। उसने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया और स्वीकार किया कि उसे बहुत खेद था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्या वह होश में आ गई थी। उसने फैसला किया कि इस मामले में पेमेंट पर चर्चा करने का समय आ गया था और कहा कि उन्होंने कॉर्प्स गोलम से निपट लिया था। रेवन ने कहा कि वह ये जानती थी और खुश थी कि वह स्पेल का उपयोग कर पाए। बाउन को इस पर गुस्सा आया, ये सोचते हुए कि रिसर्चर्स वाकई सिरदर्द थे क्योंकि रेवन ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया बल्कि खुद के बारे में बात की। उसे एहसास हुआ कि अगर वह बहस नहीं करता तो उन्हें इस स्थिति से कुछ नहीं मिलता और उन्हें याद दिलाया कि उसने और अनार ने उन्हें बचाया था क्योंकि एक स्पेल से उनकी समस्याएं हल नहीं होतीं। उसने पूछा कि क्या रेवन इससे सहमत थी। वह सहमत हो गई और पूछा कि उसका क्या मतलब था। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर चुप रहा और फिर खड़े होकर बोला कि वे रिफ्ट स्टोन लेंगे। गंभीर होकर रेवन सोच में पड़ गई। अचानक हुरो ने खासकर दूसरों का ध्यान खींचा और मुस्कुराते हुए कहा कि वह इस शर्त से सहमत था क्योंकि अगर अनार नहीं होती तो वह यहाँ नहीं होता। उसने उंगली से अनार की ओर इशारा किया। वह हैरानी से चौंक गई, ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रही थी। रेवन ने अपनी टोपी को समायोजित करते हुए स्वीकार किया कि वह इसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वादा किया कि अगर उन्हें रिफ्ट स्टोन मिलता तो बाउन को इसे पाने का मौका मिलता। प्रोटैगनिस्ट ने माना कि यह सब वह उम्मीद कर सकता था और सोचा कि इस मामले में वह कुछ और कर सकता था। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, उसने कहा कि कॉर्प्स गोलम ने एक एसेंस ड्रॉप किया था। हुरो और रेवन दोनों चौंक गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह थोड़ा खुला रह गया। बाउन ने मानसिक रूप से पूछा, इसके बारे में क्या? रेवन ने फिर से पूछा, ये नोट करते हुए कि कॉर्प्स गोलम का एसेंस गार्डियन के एसेंस से भी दुर्लभ था। उसने सिर्फ कुछ ही ऐसे मामलों के बारे में सुना था और यहाँ तक कि मेजर गिल्ड्स को भी इस तरह के एसेंस के प्रभाव के बारे में पता नहीं था।
वह नीचे देखने लगी, अपने नाखूनों को दांतों से कुतरते हुए, ये सोचते हुए कि अगर वह इस एसेंस पर रिसर्च कर सके तो क्या होगा। उसकी चुपचाप सोचती हुई बातें सुनकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि यही वह उम्मीद कर रहा था। उसने मानसिक रूप से नोट किया कि अब असली नेगोशिएशंस शुरू होने वाले थे। गंभीर होकर उसने बोला कि उसके पास रेवन के लिए एक प्रस्ताव था, और अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये नोट करते हुए कि वह उसे गोलम का एसेंस दे सकता था, लेकिन अगर गार्डियन का एसेंस मिलता तो वह उसे ले लेता। रेवन ने उसकी ओर देखा, सोच में पड़ गई। बॉन ने उसे जल्दबाजी करने के लिए कहा, पूछा कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। रेवन ने अभी भी जवाब नहीं दिया और कुछ देर के लिए प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए जमी रही। इसके बाद रेवन ने बॉन से पूछा, जो उसके सामने खड़ा था, कि क्या वह कॉप्स गोलम के एसेंस को गार्डियन के एसेंस के बदले में देना चाहता था। रेवन ने नोट किया कि वह ये करना चाहता था, यहाँ तक कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गार्डियन से कुछ भी नहीं गिर सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने आत्मविश्वास से आगे देखा और उसे जवाब दिया, ये कहते हुए कि वह जोखिम उठाएगा। रेवन के चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति के साथ उसने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया और चिल्लाया कि फिर वह इससे सहमत थी, क्योंकि उसे कॉप्स गोलम के एसेंस में अधिक दिलचस्पी थी। सहमत होने के बाद बॉन आगे देखकर मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि नेगोशिएशंस पूरे हो गए थे। उसी पल हुरो, जो रेवन के पीछे चल रहा था, उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वह एसेंस को किसी आदमी को खिलाने वाली थी। फिर हुरो ने नोट किया कि जैसा उसने सुना था, मैजिशियंस इसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मुस्कुराते हुए रेवन ने अपने हाथ में पकड़े हुए टेस्ट ट्यूब्स दिखाए और उसे नकारात्मक जवाब दिया, ये समझाते हुए कि एसेंस रिसर्च के लिए जरूरी था। बॉन की नज़र उस टेस्ट ट्यूब पर टिकी हुई थी जो रेवन ने पकड़ी हुई थी। उस पर प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह एक बहुत महंगी वस्तु थी और यह रैंक 6 से नीचे के एसेंस से नहीं निकलती। हुरो, जिसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, ने टेस्ट ट्यूब की ओर देखा और रेवन से पूछा कि क्या उसके पास इतनी महंगी वस्तु थी। हाकुरो ने टिप्पणी की कि यह अद्भुत था, जिस पर रेवन ने जवाब दिया कि उसके पास सिर्फ एक ही थी। टेस्ट ट्यूब को देखते हुए बॉन ने सोचा और खुद से पूछा कि क्या वह अपनी एकमात्र टेस्ट ट्यूब को रैंक 7 एसेंस के लिए इस्तेमाल करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने फिर खुद से पूछना शुरू किया कि क्या कॉप्स गोलम इसके लायक था। उस पर मैजिकल सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में प्रवेश कर रहा था। इसे देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसे लगता था कि मामला इसकी रेयरिटी में था और इसीलिए रेवन जोखिम उठा रही थी। उसने अपने हाथों में टेस्ट ट्यूब पकड़ी, जिसमें अभी अभी कॉप्स गोलम का एसेंस प्रवेश किया था। रेवन ने कहा, ठीक है, और फिर अपना स्टाफ ऊपर उठाते हुए चिल्लाई कि वे इस नाइटमेयर जगह से बाहर निकल सकते हैं। हाकुरो, जिसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, ने अपने हाथ में एक मैसिव हैमर पकड़े हुए खुशी से चिल्लाया कि वह वाकई इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। अनार ने भी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ हुरो का फॉलो किया। उस पर बॉन वाकई चाहता था कि गार्डियन का एसेंस उसे मिले। इन घटनाओं के कुछ समय बाद दो चेम्बर्ड स्कल्पचर्स के सामने खड़ा था, जो डीमंस की थीं, जिनके मैसिव बॉडीज, लूमिनस विंग्स और हाथों में तलवारें थीं। हाकुरो ने इसे देखते हुए नोट किया कि यह गार्गोयल्स जैसा नहीं लगता था और फिर पूछा कि यह क्या था। रेवन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नोट किया कि उसे माना महसूस नहीं हो रहा था, जिसके बाद उसने कहा कि यह एक साधारण स्टैचू था। फिर रेवन ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए कहा कि लॉर्ड्स रूम कहीं नज़दीक होना चाहिए और उसने वहां देखने का फैसला किया। रेवन ने स्टोन स्टैचू के सिर को छुआ, जिसके बाद अचानक उसके ऊपर से एक किताब गिरी, जिसे उसने हवा में ही पकड़ लिया। हाकुरो ने आश्चर्य से चिल्लाया, जो कुछ हुआ था उस पर प्रतिक्रिया देते हुए। फिर आश्चर्य से भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और रेवन से पूछा कि क्या उसे यह पहले से पता था। रेवन ने गर्व से उत्तर दिया, ये कहते हुए कि यह किताब एक खजाना थी जो ज्ञान देती थी। इस समय एक असंतुष्ट बॉन ने मानसिक रूप से उससे कहा कि वह बस ये कह दे कि उसने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि इस किताब को नेक्रोनॉमिकॉन कहा जाता था और यह ब्लैक मैजिक का एक मैजिकल टेक्स्ट था जो ऊंची कीमत पर बिकता था। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि कैसे रेवन के हाथों में किताब ब्राइट मैजिकल एनर्जी से चमक रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने मानसिक रूप से बड़बड़ाया, ये सोचते हुए कि उसने बाद में ये किताब लेने के लिए वापस आने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि रेवन उससे ज़्यादा जानती थी। प्रोटैगनिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे बस देखना होगा कि कैसे वह, एक मेज होने के नाते, सारी लूट खुद ले रही थी। रेवन मुस्कुराते हुए अपने साथियों से बोली और कहा कि उसे यह खुद मिला था और इसीलिए यह उसका था।
हुरो उससे सहमत हो गया और समझाया कि वैसे भी उन्हें डिस्टॉर्शन मैजिक नहीं आती थी और इसीलिए उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट ने नाराज़गी के साथ उसकी ओर देखा और सोचा कि वह जानती थी कि क्या हो रहा था, और इसीलिए ये हंसी झूठी और अजीब थी। फिर प्रोटैगनिस्ट्स ने इस बारे में बात करना शुरू किया कि नेक्रोनोमिकॉन को एक साधारण वस्तु माना जाता था और इसीलिए इसे डिस्टॉर्शन के बिना लैबिरिंथ से बाहर ले जाया जा सकता था। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसे फाउंटेन में छिपे हुए स्थान के बारे में क्यों नहीं पता था। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर उस स्टैचू की ओर देखा, लेकिन रेवन ने अपना स्टाफ ऊपर उठाया और पूछा कि क्या वे आगे बढ़ने वाले थे। प्रोटैगनिस्ट ने नाराजगी के साथ रेवन की ओर देखा, जो उसे छोड़कर जा रही थी। इस तरह वे डेमन वर्शिप रूम के आसपास घूमते रहे और मॉन्स्टर्स का शिकार करते रहे। इसके बाद उन्होंने काइमेरा वुल्व्स को हराया, जिन पर हाकुरो ने अपने मैसिव हैमर से हमला किया। फिर उनकी मुलाकात दूसरे इंटरमीडिएट बॉस से हुई, जिसे द बोन राइडर कहा जाता था। रेवन ने खुशी से भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखा और चिल्लाई कि यह अविश्वसनीय किस्मत थी। फिर उसने कहना शुरू किया कि उन्हें कॉर्प्स गोलम का एसेंस मिला था और अब उनकी मुलाकात लकी बोन राइडर से हुई थी। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आगे देखा, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए। उस पल वह गुस्से से आगे देख रहा था और सोच रहा था कि वह सही थी और वे वाकई भाग्यशाली थे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि 7th रैंक यानी बोन राइडर 3 एट्रीब्यूट्स के रूप में होता है: हेट्रेड, सैडनेस और डिजायर। सैडनेस टाइप फॉग का उपयोग करता है, जो साइकोसिस का कारण बनता है और एक परेशान करने वाला ओपोनेंट होता है, जबकि हेट्रेड टाइप सोल किलिंग का उपयोग करता है, जो लेवल को कम करता है और सबसे कठिन ओपोनेंट होता है। और अंतिम ओपोनेंट बोन राइडर का डिजायर टाइप होता है, जो अभी उनके सामने खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि इस प्रकार का बोन राइडर लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब करके रीजेनरेट कर सकता है। रेवन ने अपने स्टाफ के चारों ओर ब्राइट मैजिकल एनर्जी को संघनित करते हुए चिल्लाया कि वह बोन राइडर के स्किल को वर्सन वूंड से नीचे गिरा सकती है। फिर उसने अपने साथियों से चिंता न करने को कहा। ब्राइट मैजिकल एनर्जी ने बोन राइडर को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जबकि बोन और अनार तेज गति से उसके पास पहुंचे। फिर कुछ ही पलों में उनके शक्तिशाली और तेज वारों ने बोन राइडर के शरीर को कई छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि रेवन सही थी और यह सबसे आसान प्रकार था। इसके अलावा एक ऊंची आवाज ने बोन राइडर के एसेंस की घोषणा की। उस पल फ्लो पर मैजिकल मैटर के क्लॉथ्स के बीच एक ब्राइटली ग्लोइंग मैजिकल क्लॉथ था, जो एसेंस था। प्रोटैगनिस्ट ने चौड़ी मुस्कान के साथ आगे देखा और खुद से पूछा, पहले कॉर्प्स गोलम और अब राइडर। क्या वाकई भाग्य ने उसकी ओर मुख किया है? उस समय हुरो और अनार भी हैरानी से उस एसेंस को देख रहे थे जो दिखाई दिया था। फिर हुरो ने बोन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या एसेंस वाकई उसका था। हुरो ने चौड़ी मुस्कान के साथ बोन को बधाई दी, जिसके लिए प्रोटैगनिस्ट ने उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने अनार की ओर मुड़कर उसे इसे अपने लिए लेने को कहा। अनार ने हैरानी से आगे देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी करके उलझन में पूछा कि क्या वह वाकई ऐसा कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि अगर वह कहता कि वह इस एसेंस को खुद चाहता है, तो वह झूठ बोल रहा होता। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि प्लेयर्स के दृष्टिकोण से इसे अनार को देना बेहतर था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब करना सॉर्ड्स के साथ अच्छी तरह से काम करता है और उसे एक दिन अपना वेपन छोड़ना होगा। उसे ये तब भी महसूस हुआ था जब उन्होंने लैबिरिंथ में प्रवेश किया था। प्रोटैगनिस्ट अब समझ गया कि अब अनार पर भरोसा किया जा सकता था। अनार खुशी से भरी हुई अपने चेहरे पर लालिमा के साथ बोन की ओर मुड़ी और जोर से उसे धन्यवाद दिया, ये कहते हुए कि वह उसे इसके लिए चुकाएगी। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और समझ गया कि उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वह उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि इसीलिए उसे जल्दी करना होगा और एनहांस्ड अनार की मदद से एक और उपयुक्त एसेंस ढूंढना होगा। उस पर अनार आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उस एसेंस को अपने हाथों में निचोड़ रही थी, जो उसके शरीर में प्रवेश करते हुए ब्राइटली ग्लो कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने इस प्रक्रिया को देखते हुए सोचा कि केवल एक चीज जो वह उसे बताना भूल गया था। जल्द ही अनार ने जमीन पर हाथ टेकते हुए उलझन में पूछा कि क्या ये खत्म हो गया था। उसने हैरानी से अपने हाथों को देखा और कहा कि उसे कोई गंभीर बदलाव महसूस नहीं हुआ। उस पल अनार का पूरा रूप बहुत बदल गया, क्योंकि वह बहुत अधिक पतली और स्ट्रैंड हो गई। वे मसल्स, जो पहले अविश्वसनीय रूप से प्रमुख थे, अब पूरी तरह से गायब हो गए थे और उसके कपड़े उसके बदले हुए बिल्ड के कारण गिरने लगे।
अनार ने हैरानी से बोन की ओर देखा और चिल्लाई कि यह बेहद अजीब था क्योंकि बोन बड़ा हो गया था। फिर वह रेवन और हुरो की ओर मुड़ी और उनकी ओर उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाई कि वे भी बड़े हो गए थे। अनार ने देखा कि यहाँ तक कि छोटा सा ड्वार्फ भी अब इतना छोटा नहीं रह गया था। फिर अनार ने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे जवाब दिया, ये कहते हुए कि वह सिकुड़ गई थी। अनार ने फिर से उलझन में उससे पूछा कि क्या हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने अनार की ओर देखा, जो अब नॉर्मल ह्यूमन हाइट की थी, और सोचा कि उसकी हाइट अब लगभग 170 सेंटीमीटर थी। रेवन ने अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और समझाना शुरू किया कि यह बोन राइडर के एसेंस का स्टैंडर्ड इफेक्ट था, और बोन्स की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है लेकिन ये छोटी हो जाती हैं। फिर रेवन ने कहा कि वह समझाएगी अगर वह इतनी हैरान थी। रेवन ने बोन राइडर के एसेंस के बारे में बात करना शुरू किया। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि अगर इफेक्ट्स को गेम कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांसफर किया जाए तो ये पता चलेगा कि बोन राइडर के एसेंस के कारण कटिंग फोर्स 12 पॉइंट्स बढ़ जाती है, एजिलिटी 15 पॉइंट्स बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी 7 पॉइंट्स कम हो जाती है, बोन डेंसिटी 55 पॉइंट्स बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ 15 पॉइंट्स बढ़ जाती है, जबकि ग्रोथ 25 यूनिट्स कम हो जाती है। इसके अलावा बोन राइडर का अब्जॉर्ब्ड एसेंस एक पैसिव स्किल देता है जिसे प्रोटेक्शन कहा जाता है, और इस स्किल में इंजरीज और नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे पॉइजनिंग, ब्लीडिंग आदि शामिल हैं। बोन राइडर का एसेंस एक एक्टिव स्किल भी देता है जिसे लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब करना कहा जाता है, जो किसी अन्य लिविंग सब्सटेंस पर हमला करते समय रीजेनरेशन की पावर को अस्थायी रूप से बढ़ाता है। ऐसी सिस्टम टेबल और स्किल्स की कल्पना करते हुए बोन ने फैसला किया कि यह कुछ इस तरह दिखेगा। रेवन ने मुस्कुराते हुए अनार की ओर मुड़कर उसे चिंता न करने को कहा। रेवन ने समझाया कि वह बस छोटी हो गई थी लेकिन कमजोर नहीं। रेवन के पास समय नहीं था कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, क्योंकि अनार जोर से चिल्लाई कि वह खत्म हो गई थी। अनार ने डर से अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी कि अब कोई भी उसे वॉरियर के रूप में नहीं देखेगा। फिर वह शिकायत करने लगी कि हर कोई पहले से ही उसकी ओर नीचे से देखता था क्योंकि वह एक महिला थी। रेवन ने अपना चेहरा अनार के चेहरे के करीब लाया और नोट किया कि वह बहुत अधिक सुंदर हो गई थी। अनार, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, रेवन की ओर मुड़ी और हैरानी से उसे देखने लगी। रेवन ने उसे बताना शुरू किया कि उसके फेशियल फीचर्स नर्म हो गए थे और अब यह एरिस्टोक्रेटिक भी लग रहा था। अनार ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए कहा कि इसका क्या मतलब था। फिर अनार ने जोर से पूछा कि क्या अब वह बिल्कुल भी वॉरियर जैसी नहीं दिखती थी। प्रोटैगनिस्ट, जो उकड़ू बैठा हुआ था और अपने हाथों में तलवार पकड़े हुए था, ने उसे नकारात्मक जवाब दिया और फिर आत्मविश्वास से कहा कि हर कोई पहले से ही जानता था कि वह एक अद्भुत वॉरियर थी। बोन उस पल सोच रहा था कि सच कहा जाए तो टैटूज के बिना वह एक साधारण लड़की जैसी दिखती थी, लेकिन वह समझ गया कि अब उसे और गहरी डिप्रेशन में नहीं धकेलना चाहिए। हुरो, जो उनके पीछे खड़ा था, चिल्लाया कि यह एसेंस बेहद दिलचस्प था, क्योंकि अगर उसने इसे अब्जॉर्ब कर लिया तो वे उसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। फिर हुरो बेतहाशा हंसने लगा। रेवन ने अपने हाथ फैलाए और अनार की ओर मुड़कर कहा कि सब कुछ ठीक था, और फिर उससे पूछा कि क्या वह शहर लौटने पर उसकी डिटेल चेक कर सकती थी। अनार, निराशा के कगार पर कंक्रीट के फ्लो पर हाथ टेकते हुए उकड़ू बैठी थी और सोच रही थी कि वह खत्म हो गई थी। प्रोटैगनिस्ट ने अपने साथियों पर प्रतिक्रिया करते हुए मानसिक रूप से उन्हें सोशियोपैथ्स कहा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। फिर प्रोटैगनिस्ट ने परेशान अनार की ओर मुड़कर उसे इतना दुखी न होने को कहा और फिर उसे अपनी नई पावर को आजमाने की सलाह दी। उस पल बोन ने उनसे दूर स्थित डेथ डेमन की ओर देखा। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथों में मेस और शील्ड पकड़े हुए अनार की ओर मुड़ा, जिसके बाद थकी और दुखी अनार उससे सहमत हो गई और कहा कि उस पर अभी भी एक कर्ज था, भले ही वह वॉरियर जैसी नहीं दिखती थी। अनार ने डेथ डेमन के पास पहुंचकर अपने हाथों में एक बड़ी तलवार पकड़ी और सिलेबल बाय सिलेबल वेलर कहना शुरू किया। जब उसने ये कहा तो उसने अपनी तलवार ऊपर उठाए और एक तेज, शक्तिशाली मूवमेंट के साथ डेमन के विशाल मस्कुलर बॉडी को फाड़ दिया, जिससे अलग अलग दिशाओं में पावरफुल ब्लडी स्प्लैशेस हुए। हाकुरो ने इसे हैरानी से देखते हुए पूछा कि क्या उसने डेथ डेमन को एक ही वार से मार डाला था। प्रोटैगनिस्ट ने चौड़ी मुस्कान के साथ अनार के पास पहुंचकर उसे इसे देखने को कहा और फिर चिल्लाया कि वह बहुत अधिक मजबूत हो गई थी। अनार ने ईमानदारी से हैरान होकर आगे देखा और पूछा कि क्या इसका मतलब ये था कि वह अभी भी एक वॉरियर थी। प्रोटैगनिस्ट ने उसे नकारात्मक जवाब दिया और फिर गंभीरता से चिल्लाया कि अब वह सिर्फ एक वॉरियर नहीं थी, बल्कि एक महान वॉरियर थी।
प्रोटैगनिस्ट और अनार ने खुशी से अपने हाथ ऊपर उठाए जिनमें वे मेले वेपन्स पकड़े हुए थे और जोर से चिल्लाए। इस समय उनके साथी विपरीत दिशा में मुड़कर चले गए। हाकुरो ने नोट किया कि वे कितने अच्छे जोड़े थे, जिस पर रेवन ने सहमति जताई और पूछा कि क्या वे आगे बढ़ने वाले थे। इन घटनाओं के कुछ समय बाद एडवेंचरर्स का समूह मैसिव डोज के पास पहुंचा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि इस दूर के पीछे कीपर का रूम था। हुरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मजेदार था, लेकिन उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी। रेवन ने अपना हाथ गाल पर रखा और कहा कि वह थोड़ी दुखी थी और उसे समझ आने लगा था कि कुछ लोग दूसरे रिसर्चर्स के साथ क्यों काम करते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आगे देखा और उस बारे में सोचा जो उसके लिए स्पष्ट था। फिर उसने खुद से पूछा कि क्या होगा अगर गार्डियन ने एसेंस ड्रॉप किया। प्रोटैगनिस्ट ने खुद को ये कहकर प्रोत्साहित किया कि उस समय भाग्य उनके साथ था। फिर गहनता से आगे देखते हुए बाउन ने अपने असम्पशन की पुष्टि की, यह महसूस करते हुए कि भाग्य उनके साथ था, और यह वास्तव में मामला था, क्योंकि अनार ने एसेंस अब्जॉर्ब कर लिया था और उन्हें कॉर्प्स गोलम के लिए एक बड़ा हिस्सा मिला था। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने फिर खुद से पूछा कि क्या उसके जीवन में ऐसी कोई स्थितियां थीं जब सब कुछ आसानी से और सरलता से चला गया था। उसके पास्ट लाइफ की यादें, जहां वह अक्सर फेलियर्स का सामना करता था, उसके दिमाग में आने लगीं। इसे याद करते हुए उसने खुद से पूछा कि इस स्थिति में सबसे बुरा परिदृश्य क्या हो सकता है। हुरो ने चौड़ी मुस्कान के साथ दूर के हैंडल्स को पकड़ा और बाकी साथियों को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। बाउन के दिमाग में इंतजार करने का विचार आया। गहनता से आगे देखते हुए उसने हैरानी से खुद से पूछा कि दूर हैंडल का रंग ऐसा क्यों था। उसने देखा कि दूर हैंडल, जिसे हुरो खींच रहा था, ब्राइट रेड ग्लो कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि क्या हो रहा था, बाउन आगे बढ़ा, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जोर से चिल्लाया, नहीं। फिर उसने अब्रप्टली दूर को बंद करने का आदेश दिया, जिससे हुरो उलझन में पीछे मुड़ा और पूछा कि क्या हुआ। उसने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उसके पास बोलने का समय नहीं था, क्योंकि डोज अचानक खुल गईं और ब्लडी सिटाडेल का मालिक गहरी नींद से जाग गया। प्रोटैगनिस्ट ने मानसिक रूप से बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि बहुत देर हो चुकी थी। रेवन ने डर से भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखा, अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और भ्रम में बोलना शुरू किया कि यह कैसे हो सकता है। फिर डर से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए रेवन ने पूछा कि डेथ राइडर यहाँ क्यों नहीं था। उस पल कमरे के केंद्र में, जहां एडवेंचरर्स जाना चाहते थे, एक एंथ्रोपोमॉर्फिक मॉन्स्टर बैठा था, जिसकी पेल स्किन थी और वह एक विशाल ब्लड कलर थ्रोन पर बैठा था। उसने अपने पेल माउथ से एक लंबी जीभ बाहर निकाली, जिसके अंदर कई तेज फैंग्स थे। एरिस्टोक्रेटिक क्लोथ्स पहने हुए मॉन्स्टर ने कहा कि उसने लंबे समय से जीवित प्राणियों को नहीं देखा था। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि गार्डियन बदल गया था। डर से पीला पड़ी हुई रेवन ने चिल्लाकर कहा कि यह एक वैम्पायर था। प्रोटैगनिस्ट ने आगे देखते हुए समझा कि यह एक मॉन्स्टर था जो सिर्फ छठी मंजिल के बाद मिलता था, और वह भी बहुत कम। इसके अलावा यह एक एडवांस म्यूटेटेड वर्जन था, जिसमें इंटेलिजेंस और एक नाम था, यानी यह एक नेम्ड मॉन्स्टर था। वैम्पायर ने एडवेंचरर्स की ओर एक चालाक मुस्कान के साथ देखा और उनसे पूछा कि वे कहाँ से आए थे। ये वैम्पायर ड्यूक नामक कैमिया था। प्रोटैगनिस्ट अच्छी तरह जानता था कि मॉन्स्टर्स को आमतौर पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। पहली श्रेणी म्यूटेंट कैटेगरी थी, यानी ऐसे मॉन्स्टर्स जो अपनी रेस या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलते थे, लेकिन एक नई क्लास प्राप्त करते थे, जैसे गॉब्लिन स्वॉर्ड्समैन या गॉब्लिन आर्चर्स। एक एडवांस कैटेगरी भी थी, जहां मॉन्स्टर्स की रैंक उस मंजिल के एवरेज से ऊपर होती थी जिस पर वे थे। इस श्रेणी का एक उदाहरण डेथ डीमंस थे, जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। एक रेयर कैटेगरी भी थी, जैसे कॉर्प्स गोलम, जो सिर्फ स्पेशल रिफ्ट्स में मिलते थे या जिनके मिमिक्स नॉर्मल लेवल्स पर ढूंढना बहुत मुश्किल था। और अंतिम श्रेणी उन मॉन्स्टर्स की थी जिनका एक इंडिविजुअल कैरेक्टर और नाम होता था। ये एडवांस मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें नेम्ड मॉन्स्टर्स कहा जाता था। एडवेंचरर्स का समूह सक्रिय रूप से विपरीत दिशा में भाग रहा था, जबकि हुरो ने डर से भरी अभिव्यक्ति के साथ पीछे मुड़कर पूछा कि वह क्या था और वैम्पायर कहाँ से आया था। प्रोटैगनिस्ट ने आगे देखा और आगे भागते हुए ड्वार्फ की ओर मुड़कर उसे भागने और बात न करने का आदेश दिया। तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ बाउन ने आगे देखा और समझा कि वैम्पायर ड्यूक कैमियर एक 5th रैंक बॉस था, जो आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकता था और क्लोज कॉम्बैट और ब्लैक मैजिक दोनों में मजबूत था। रेवन, जिसे उस पल तारजीन की बाहों में ले जाया जा रहा था, ने भ्रम में पूछा कि क्या गार्डियन एक एडवांस म्यूटेंट बन गया था। फिर रेवन ने चिल्लाकर कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था।
प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि वह ये खुद जानता था और इस लेवल के मॉन्स्टर सिर्फ थर्ड फ्लोर के रिफ्ट्स में दिखाई देते थे, इसलिए उसे उसकी हैरानी समझ आई जब उनकी मुलाकात फर्स्ट फ्लोर के रिफ्ट में एक से हुई। एडवेंचरर्स का समूह सक्रिय रूप से आगे भाग रहा था। उस पल बाउन ने सोचा कि यहाँ तक कि उसने, जिसने गेम में हजारों घंटे बिताए थे, कभी वैम्पायर ड्यूक से मुलाकात नहीं की थी, और वह सिर्फ उसके बारे में जानता था क्योंकि उसने उसे स्ट्रीम पर देखा था। बाउन के दिमाग में एक याद आई कि कैसे उसने अपने पास्ट लाइफ में कंप्यूटर मॉनिटर पर एक वीडियो देखते हुए हैरानी से पूछा था कि क्या ऐसा होता है। रेवन ने बाउन से पूछा कि उसने कैसे गेस किया। इसके बाद रेवन ने नोट किया कि उसने दूर को पूरी तरह खोलने से पहले बंद करने को कहा था। प्रोटैगनिस्ट ने उस पल चिढ़कर खुद से पूछा कि क्या उसकी क्यूरियोसिटी ऐसी स्थितियों में भी कम नहीं होती। फिर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ प्रोटैगनिस्ट ने फिर से चुपचाप भागने का आदेश दिया। रेवन ने जवाब में नोट किया कि वह भाग नहीं रही थी। प्रोटैगनिस्ट को इसके बारे में कुछ भी जवाब नहीं मिला और कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने आगे देखते हुए कहा कि उसे बस यह महसूस हुआ था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसने वास्तव में दूर हैंडल के अजीब रंग पर ध्यान दिया था, क्योंकि गेम में उसने उस प्लेयर का फॉलो करते हुए वैम्पायर ड्यूक को ढूंढने की सैकड़ों बार कोशिश की थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ था। आखिरकार उसने रिकॉर्डिंग को बार बार देखा था, जब तक कि उसने एक छोटा सा डिटेल नोट नहीं किया था। फिर डंजन एंड स्टोन के किसी अन्य प्लेयर के वीडियो वॉकथ्रू और कैमियो के अपीयरेंस को देखते हुए उसने पाया कि एकमात्र अंतर दूर हैंडल का रंग था। अब बाउन को एहसास हुआ कि अगर वह अपनी ग्रेट लक में इतना खोया नहीं होता, तो क्या वह दूर खोलने से पहले इस बदलाव को नोटिस कर पाता। हुरो ने अपनी आंखें और मुंह चौड़ा करते हुए नोट किया कि वे तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक कि उस क्रिएचर को नहीं मार दिया जाता। फिर उसने पूछा कि क्या लड़ना बेहतर नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट ने उसे जवाब दिया कि उन्हें सनलाइट वाली जगह पर पहुंचने की जरूरत थी। अचानक कैम्बल की ओमिनस वॉइस ने नोट किया कि ये एडवेंचरर्स कितने रूड गेस्ट्स थे। एडवेंचरर्स का समूह रुक गया और चारों ओर वेरी एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगा, जबकि कंडेंस्ड डार्क ईवल मैजिक ने उन्हें घेर लिया। ये कैम्बर था, जो स्पिरिचुअल फॉर्म की मदद से उनके पास आ रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने इसे देखते हुए सोचा कि यही कारण है कि वह मैजिक वाले मॉन्स्टर्स से नफरत करता है, क्योंकि वे बहुत इम्बैलेंस्ड होते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अब्रप्टली रेवन की ओर मुड़कर उसे अपने हाथों में स्टाफ पकड़ते हुए सभी को आंखें बंद करने का आदेश दिया। फिर उसने एक मैजिक स्पेल कास्ट किया, जिसने एक पावरफुल बर्स्ट ऑफ लाइट पैदा किया, जिसने उसके आसपास के पूरे स्पेस को ब्लाइंडिंग लाइट से भर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने सक्रिय रूप से अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा हाथ से ढक लिया, जिसके बाद उसने हैरानी से आगे देखा और सोचा कि कैम्बर गायब हो गया था। अनार ने चिल्लाकर कहा कि वैम्पायर गायब हो गया था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि स्पिरिचुअल फॉर्म ब्लैक मैजिक स्पेल्स में से एक था, जिसका उपयोग वैम्पायर्स करते हैं, और यह स्पेल तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन रियल बॉडी जगह पर रहता है। उसी समय बाउन समझ गया कि रिलीज की मदद से कैम्बर रियल और स्पिरिचुअल बॉडीज को स्वैप कर सकता था और उन्हें बड़ी समस्याएं होती, लेकिन रेवन ने समय पर प्रतिक्रिया दी और वे लगभग 3 मिनट जीतने में सफल रहे। अब कैम्बर को रूम में जागना चाहिए था। अचानक एक ऊंची आवाज ने बाउन को संबोधित किया और उसे इन्फॉर्म किया कि वह इंजर्ड थी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से पीछे मुड़कर जोर से पूछा कि क्या हुआ। तारजीन, जो एग्जॉस्टेड रेवन को अपनी बाहों में पकड़े हुए था, ने एक्सप्रेसिवली चिल्लाकर कहा कि वह इंजर्ड थी। रेवन के मुंह से ब्लड का एक स्ट्रीम बह रहा था और वह पेनफुली हवा में सांस ले रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से इसे देखा और खुद से पूछा कि क्या ये इंटरनल ब्लीडिंग था। फिर उसने फिर से खुद से पूछना शुरू किया कि क्या वैम्पायर एसेंस का ऐसा इफेक्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट ने पूरी तरह से हैरानी से आगे देखा, अपनी आंखें और मुंह चौड़ा करते हुए, ये सोचते हुए कि क्या ये किसी अन्य मॉन्स्टर का एसेंस था। बाउन को एहसास हुआ कि वीडियो खत्म हो गई थी इससे पहले कि प्लेयर कुछ कर पाता, और इस कारण वह ये पता नहीं लगा सका कि ड्यूक के पास और क्या पावर्स थीं। प्रोटैगनिस्ट्स ने सोचना शुरू किया कि इस बारे में कई आइडियाज थे कि क्या हुआ होगा, लेकिन अब उसके पास ये पता लगाने का समय नहीं था और पहले उसे यहाँ से निकलने की जरूरत थी। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी टीम को अब्रप्टली बाहर निकलने का आदेश दिया। हुरो ने अपने हाथ फैलाते हुए उलझन में फिर से पूछा कि कैसे। हुरो ने चिल्लाकर कहा कि सिर्फ रेवन को रास्ता पता था और अब वह इंजर्ड थी। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सप्रेसिवली सभी से चिंता न करने को कहा और फिर चिल्लाया कि उसे भी रास्ता पता था। हुरो ने हैरानी से उसकी ओर देखकर पूछा कि कहाँ से। फिर हुरो ने उससे फिर से पूछा कि क्या ये ब्लडी सिटाडेल की उसकी पहली यात्रा नहीं थी।
प्रोटैगनिस्ट ने हुरो की ओर देखा और उसे बताया कि उसे रास्ता याद था और फिर उन्हें अपना फॉलो करने का आदेश दिया। उस पल बाउन को एहसास हुआ कि वह एक सस्पिशियस बार्बेरियन की तरह नहीं दिखना चाहता था, लेकिन अब सर्वाइवल प्रायोरिटी थी। इन घटनाओं के तुरंत बाद ब्यॉन के नेतृत्व में साहसिक समूह आगे बढ़ने लगा। ब्यॉन ने पहले ही कहा था कि उसे रास्ता याद है, क्योंकि वह इस जगह को गेम में सैकड़ों बार देख चुका था। जब समूह दरवाजे के पास पहुंचा तो हुरो चिल्लाया कि यही निकास है और उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। प्रोटैगनिस्ट ने तनाव भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कोसते हुए महसूस किया कि वह पहले ही उन्हें पकड़ चुका था। प्रोटैगनिस्ट ने डरे हुए चेहरों वाले साहसिक समूह को तेजी से भागने का आदेश दिया। दरवाजे से चमकदार धूप निकल रही थी, जिसकी ओर समूह बढ़ रहा था। काले जादुई पदार्थ ने उनका पीछा किया, लेकिन जब साहसिक समूह बाहर निकलने में सफल हो गया तो वह पदार्थ उन्हें छोड़कर अंतरिक्ष में घुल गया। साहसिक समूह ने लगातार भागने से थककर अपनी सांसें संभालनी शुरू की। मुख्य किरदार ने समझा कि आध्यात्मिक रूप की कमजोरी रोशनी में है, और यह अच्छा था कि सूरज अभी तक डूबा नहीं था। उसी समय हुरो, जो जोरों से सांस ले रहा था, ने ब्यॉन की ओर देखते हुए कहा कि उसे पूरा रास्ता एक बार में याद आ गया। फिर हुरो ने ब्यॉन से पूछा कि क्या वह सच में 1 महीने पहले ही समारोह से गुजरा था। मुख्य किरदार ने गंभीरता से हुरो की ओर देखा, जिसके बाद आना ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मुख्य किरदार एक महान योद्धा है। हुरो ने फिर से पूछा, एक महान योद्धा? और फिर उसने ये कहते हुए सहमति जताई कि भविष्य में वह निश्चित रूप से एक महान योद्धा बनेगा। फिर उसने पूछा कि अब वे क्या करेंगे। उसने देखा कि सूरज लगभग डूबने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि उनके पास बहुत कम समय है और उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने टार्ज़ान की ओर मुड़कर उसे मेज को साथ ले जाने का आदेश दिया। टार्ज़ान ने हैरानी से पूछा कि क्या हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि उन्हें किसी तरह की शरण की जरूरत है और उन्हें बाहरी दीवार की ओर पीछे हटने का सुझाव दिया। हालांकि टार्ज़ान ने चिंतित चेहरे के साथ बेहोश रेवन की ओर देखते हुए कहा कि उसे आराम की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में जोर से पूछा कि क्या वह चाहता है कि वे सभी यहीं मर जाएं। फिर उसने टार्ज़ान को आदेश दिया कि अगर वह यहां से जीवित निकलने की योजना बना रहा है तो तैयार हो जाए। प्रोटैगनिस्ट ने जोर देकर कहा कि टार्ज़ान को मेज की रक्षा करनी होगी, चाहे उसकी जान को ही खतरा क्यों न हो। टार्ज़ान ने आगे देखते हुए उलझन महसूस की और फिर नीचे देखते हुए ब्यॉन के सुझाव से सहमत हो गया कि वे आगे बढ़ें। इन घटनाओं के तुरंत बाद साहसिक समूह एक विशाल दीवार के पास पहुंच गया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि चाहे वह कितना भी सोचे, उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था। फिर उसने समूह की ओर मुड़कर कहा कि वह अब थोड़ा आसपास देखेगा जब तक कि रेवन नहीं जाग जाती। उसी पल ब्यॉन को एहसास हुआ कि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह था उस वस्तु को लेना जिसे वे पहले ही पास कर चुके थे। जल्द ही ब्यॉन ने पत्थर की मूर्ति का सिर तोड़ दिया और पत्थर की गर्दन की ओर देखते हुए चिल्लाया कि उसे यह पता था। पत्थर की मूर्ति की गर्दन में एक खाली जगह थी, जिसमें देवी के आंसुओं वाला एक छोटा कांच का बर्तन था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह एक डिस्पोजेबल आइटम था जो अच्छी तरह से ठीक करता है और बुराई वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी उपयोगी है। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि प्रोटैगनिस्ट ने देवी के आंसू प्राप्त कर लिए थे। जब ब्यॉन साहसिक समूह के पास वापस लौटा तो उसने रेवन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह पहले से ही जाग चुकी है। उस पर देवी के आंसुओं वाला एक छोटा बर्तन ब्यॉन के जूते के तले से जुड़ा हुआ था। रेवन ने उलझन में हाँ में जवाब दिया और फिर कहा कि उसे लगता है कि वे वैम्पायर से बच निकलने में सफल हो गए हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि हालांकि वैम्पायर सूरज डूबने के बाद वापस आएगा। रेवन ने जवाब दिया कि उसे इसके बारे में पता था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उससे पूछा कि उसे क्या हुआ था। रेवन ने अपने सीने से स्टाफ को पकड़ते हुए कहा कि वह ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पेन शेयरिंग हो रहा हो। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन चिल्लाया, पेन शेयरिंग, और फिर सोचा कि यह अच्छा था कि उसकी मॉन्स्टर एसेंस सिर्फ T8 थी। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने रेवन से पूछा कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। रेवन ने जवाब दिया कि उसे ठीक होने में लगभग 20 मिनट लगेंगे और उसके बाद वह T7 स्पेल 5 बार कर पाएगी। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि अगर वह इसे सिर्फ 5 बार ही कर सकती है तो उनके लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही थीं। फिर ब्यॉन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या उसके पास किसी तरह का सन टाइप मैजिक है।
रेवन ने भी ब्यॉन की आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या उसे पता है कि किसी मेज से उसके स्पेल्स के बारे में पूछना कितना असभ्य है। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि वह इसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसने लॉ पढ़ा था, लेकिन अब उसे लगा कि किसी को परवाह नहीं है। उसने जानबूझकर एक असभ्य बार्बेरियन की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि एक बार्बेरियन होना ही असभ्यता की पराकाष्ठा है, और वह ऐसा था जो राजा से बात करने में भी पूरी तरह से उदासीन था। रेवन ने उसे हैरानी से देखा और एक छोटी सी चुप्पी के बाद उसने भारी सांस लेते हुए कहा कि वह सनस्पॉट स्फीयर का उपयोग कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि सनस्पॉट स्फीयर एक 6th लेवल स्पेल था जो फायर स्फीयर के समान था, लेकिन ये सोलर एट्रीब्यूट का था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने रेवन से पूछा कि क्या वह एक ही समय में एट्रीब्यूट एनहांसमेंट स्पेल का उपयोग कर सकती है। रेवन ने उठते हुए और अपना सिर दूसरी दिशा में घुमाते हुए जवाब दिया कि यह संभव होगा अगर पर्याप्त माना हो, और उसे इसके लिए 10 अतिरिक्त मिनट की आवश्यकता होगी। ब्यॉन ने अपने हाथ में मेज पकड़ते हुए कहा 30 मिनट, और फिर कहा कि वह इस समय को खरीदने की कोशिश करेगा। उसने रेवन से कहा कि वह हस्तक्षेप न करे और माना जमा करे। रेवन ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ उससे सहमति जताई और फिर अचानक ब्यॉन की ओर मुड़कर उससे रोकने को कहा। फिर रेवन ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है जैसे कि वह नेता बन गया हो। प्रोटैगनिस्ट ने उसके सवाल का जवाब एक सवाल से दिया और पूछा, अगर मैं नहीं तो कौन? फिर उसने अपनी राय साझा करते हुए कहा कि उसे नहीं लगता कि यह मुद्दा अब इतना महत्वपूर्ण है। उस पल आना ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ हो रही घटनाओं को देखा, अपनी बाहों को छाती पर क्रॉस करते हुए। रेवन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह सहमत है, लेकिन अचानक उसकी बात हूरो के जोरदार हंसने से टूट गई, जिसे हाल ही में हुई घटना याद आ गई। हूरो ने रेवन से माफी मांगते हुए कहा कि हालांकि वह इस आदमी पर भरोसा करता है। फिर हूरो ने चौड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया कि वह हमेशा ह्यूमन एसेंस की उपस्थिति को अच्छी तरह से महसूस करता है। प्रोटैगनिस्ट ने हूरो के इन शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। जल्द ही रात हो गई और साहसिक समूह के आसपास का स्थान काले जादुई पदार्थ से गहरे लाल रंग में रंग गया। कैम्बर ने अपने तेज फैंग्स दिखाते हुए साहसिक समूह के पास आकर कहा कि यह बहुत अजीब था, क्योंकि जब उसने उन्हें देखा तो वह अपनी खून की प्यास को रोक नहीं सका। फिर उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकालते हुए पूछा कि क्या वे इसका कारण जानते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने वैम्पायर ड्यूक को अपनी ओर आते देखते हुए सोचा कि वह पहले ही यहां आ चुका है और स्पेल तैयार होने में अभी 30 मिनट बाकी थे। साहसिक समूह ने गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ अपने मेले वेपन्स आगे बढ़ा दिए। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि उन्हें किसी भी कीमत पर टिके रहना होगा। केमर ने जोरदार आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। उसके हाथों के पंजे तेजी से बढ़ने लगे, जो अविश्वसनीय रूप से लंबे और नुकीले हो गए। उसकी पीठ के पीछे विशाल चौड़े पंख प्रकट हुए। अपने पंखों और हाथों को ऊपर उठाते हुए वैम्पायर ड्यूक जोर से चिल्लाया और फिर साहसिक समूह की ओर बढ़ने लगा। मुख्य किरदार ने पीछे मुड़कर टार्जन को संबोधित किया और उसे तेजी से रेवन को लेकर पीछे हटने का आदेश दिया। जब टार्जन और रेवन पीछे हट रहे थे, ब्यॉन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए सोचा कि अब सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसे गेम में होता था। हालांकि उनमें एक दूसरे से संवाद करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता थी, लेकिन बातचीत कुछ ही वाक्यों में समाप्त हो जाती थी। अपने पंखों को चौड़े से फैलाते हुए कैम्बर पागलपन भरी मुस्कान के साथ तेजी से साहसिक समूह की ओर बढ़ा। ये देखकर मुख्य किरदार चिल्लाया कि वह हमला कर रहा है। कैम्बर ने अपने लंबे नुकीले पंजे आगे बढ़ाए, लेकिन हूरो, जो दूसरों के सामने खड़ा था, ने इस हमले को झेल लिया। जब उसने ऐसा किया तो वह तनावपूर्ण हंसी के साथ चिल्लाया कि यह हमला बहुत भारी था। प्रोटैगनिस्ट ने हूरो को देखा, जिसने अपनी ढाल आगे बढ़ाकर कैम्बर के कई शक्तिशाली हमलों को झेला। ये देखकर उसने सोचा कि ड्वार्फ उसे रोक रहा था, भले ही वह हमलों का सामना कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि यह रैंक 7 मॉन्स्टर यैंड्रो की पहली एसेंस का प्रभाव था, और यह स्किल एक काउंटरवेट था, जिसके कारण उसे पीछे धकेला या गिराया नहीं जा सकता था जब तक कि उसके पैर जमीन पर थे। ब्यॉन ये भी जानता था कि इस स्किल का बोनस कुशनिंग था, जो टैंक जैसे फाइटर्स के लिए बहुत उपयोगी था। प्रोटैगनिस्ट ने अचानक आगे बढ़ते हुए अनार का नाम पुकारा। अनार ने गुस्से भरी अभिव्यक्ति के साथ अपनी तलवार को सिर के ऊपर उठाते हुए कहा कि वह बाईं ओर से हमला करेगी। इसके बाद अनार ने कैम्बर के चारों ओर घूमकर अपनी तलवार से हमला करने की तैयारी की। जब उसने तेज वार किया तो कैम्बर इस शक्तिशाली हमले से पीछे धकेल दिया गया। हालांकि कैम्बर सीधे ब्यॉन की ओर फेंका गया, जिसने इसे अपने शरीर से झेल लिया और अपने हथियार को आगे बढ़ाकर हमला करने की कोशिश की।
लेकिन कैम्बर ने अपनी बाँह को सिर के सामने रख लिया और ब्यॉन के हमले के कारण वह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। अपने लंबे पंजों से जमीन को पकड़ते हुए वह एक जगह पर रुक गया। मुख्य किरदार ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथ को देखा और सोचा कि उसका हाथ सुन्न हो गया है। फिर उसने खुद से पूछा, क्या ये पेन शेयरिंग है? इसके बाद उसने आगे देखते हुए सोचा कि कैम्बर पर उसका हमला उसे शर्मिंदा भी नहीं कर पाया। कैम्बर ने अपनी खूनी आंखों से सामने की ओर घूरते हुए अपने आसपास मंडराते काले जादुई पदार्थ से कई क्रोधित कौवे बनाने शुरू कर दिए। मुख्य किरदार ने सोचा कि उसका शरीर कौवों में बदल रहा है। एक पल बाद लाल चमकती आंखों वाले क्रोधित कौवों की एक बड़ी संख्या साहसिक समूह की ओर बढ़ने लगी। प्रोटैगनिस्ट ने इन कौवों को देखते हुए उन्हें रोकने का आदेश दिया। हुरो ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा कि वह आगे बढ़ेगा। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि हुरो ने अपनी चमकती ढाल को आगे बढ़ाया और सोचा कि यह हुरो की दूसरी एसेंस थी, जिसे लिविंग आर्मर इमरजेंसी रिकवरी कहा जाता था। उसी पल साहसिक समूह की ओर उड़ते हुए कौवे हुरो की ढाल से टकराकर बिखर गए। प्रोटैगनिस्ट ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ ढाल को आगे बढ़ाते हुए सोचा कि उसने जितना हो सका सबको रोक दिया था, लेकिन खून हर जगह छलक रहा था। उसने समझा कि यह खतरनाक था, क्योंकि अगर यह छू जाता तो। उसने अपना विचार पूरा नहीं किया, क्योंकि अनार ने हैरानी भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए ब्यॉन से पूछा, यह क्या है? जब अनार ने यह पूछा तो हुरो के माथे पर भी वही खूनी निशान था। उन्हें देखते हुए ब्यॉन ने कोसते हुए महसूस किया कि वे पहले ही इसके प्रभाव में आ चुके थे। मुख्य किरदार ने, जिसके माथे पर भी वही खूनी निशान चमक रहा था, सोचा कि यह वैम्पायर स्किल था जिसे सैक्रिफिशियल सील कहा जाता था। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि कैरेक्टर को पीड़ित के रूप में चुना गया था और अब वैम्पायर कैम्बर को 100 मीटर के दायरे में पीड़ितों की संख्या के आधार पर शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि मिलेगी। मुख्य किरदार जानता था कि सैक्रिफिशियल सील नामक एक स्ट्रेंथनिंग स्किल था, साथ ही इटर्नल लाइफ भी था, जो खोए हुए हेल्थ पॉइंट्स के अनुपात में पुनर्जनन को बढ़ाता है। इसके अलावा ब्लड मास्टर नामक एक स्किल था जो अब्जॉर्ब की गई खून के माध्यम से लक्ष्य के स्किल को प्राप्त करने की अनुमति देता था। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि वैम्पायर्स इन 3 युद्ध स्किल्स पर निर्भर करते हैं, जो लड़ाई में बहुत शक्तिशाली हैं। समस्या ये थी कि वैम्पायर ड्यूक एक ही लेवल पर ब्लैक मैजिक का उपयोग कर सकता था, जैसे तलवार के वार से बचने के लिए धुएं में बदलना, विस्फोट करने के लिए कौवे में बदलना या खून से मॉन्स्टर्स को बुलाना। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि एक वैम्पायर एक उच्च रैंकिंग मॉन्स्टर है, जिसके स्टैट्स डरावने रूप से उच्च हैं। इन विचारों के तुरंत बाद हुरो एक शक्तिशाली हमले से पीछे धकेल दिया गया, जिससे वह दर्दनाक आवाज के साथ एक तरफ उड़ गया। अनार ने ब्यॉन का नाम पुकारते हुए कहा कि हुरो एक हमला झेल नहीं पाया। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर मुड़कर उसे ध्यान न भटकाने का आदेश दिया, लेकिन उसके पास बात पूरी करने का समय नहीं था, क्योंकि कैम्बर ने जल्द ही उस पर हमला कर दिया, जिससे ब्यॉन को अपने हाथ में पकड़ी ढाल से बचाव करना पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन कोसते हुए महसूस किया कि यही कारण था कि जब लोग गेम में 6ठी मंजिल तक पहुंचते थे तो वे इसे छोड़ देते थे। फिर उसने मानसिक रूप से रेवन से पूछा कि उसे और कितना समय चाहिए। रेवन ने जोर से चिल्लाकर कहा कि उन्हें और 5 मिनट तक टिकना होगा। उसने हुरो की ओर देखा, जो खून से लथपथ बैठा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने सीने को दबाए हुए था। ब्यॉन ने सोचा कि ड्वार्फ, जो लड़ाई में मुख्य ताकत था, हार चुका था और अनार और वह खुद पहले ही थक चुके थे। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसने अनार की ओर मुड़कर उसे हुरो को लेकर पीछे हटने का आदेश दिया। अनार ने खून से सनी हुई तलवार को पकड़ते हुए उसे कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए गुस्से में चिल्लाया कि वह उसे रोकेगा और फिर उसे तेजी से कार्य करने का आदेश दिया। अनार उससे सहमत हो गई और ड्वार्फ को अपने कंधे पर डालकर भाग गई, जबकि वैम्पायर उसके कुछ मीटर पीछे था और उसने अपने सामने के स्थान पर हमला किया। प्रोटैगनिस्ट, जो वैम्पायर ड्यूक के सामने खड़ा था, समझ गया कि उसे अब हथियार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह अब लड़ाई नहीं थी। पागलपन भरी मुस्कान के साथ, अपनी आंखें चौड़ी करके और पागलों की तरह आगे देखते हुए, ब्यॉन ने कैम्बर को एक नॉन एंटिटी कहा और फिर उससे कहा, वेला। वैम्पायर ड्यूक कैम्बर ने ब्यॉन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, अपने लंबे और नुकीले पंजों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। जब ब्यॉन का शरीर छलनी हो गया और उसमें से खून बहने लगा, तो कैम्बर ने हैरानी से आगे देखा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उस समय एक कांच के बर्तन को अपने होंठों से लगाया और उसे पीते हुए मानसिक रूप से कैम्बर को मूर्ख कहते हुए उसे जारी रखने का आदेश दिया।
इसके बाद कैम्बर ने अपने नुकीले पंजों से प्रोटैगनिस्ट के शरीर को तोड़ना जारी रखा। रेवन ने हैरानी से ब्यॉन की ओर देखा और फिर डर से कांपते हुए अपनी चमकती स्टाफ को पकड़ते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह जीवित रहने के लिए लगातार पोषण पीने वाला है। ब्यॉन अपनी सांस को सक्रिय रूप से संभाल रहा था और पागलों की तरह आगे देख रहा था। रेवन, जो ये सब देख रही थी, ने सोचा कि उसने कभी किसी को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। ब्यॉन, जिसकी थोड़ी खून से सनी हुई थी, लगातार वैम्पायर ड्यूक पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। रेवन ने ये सब देखते हुए सोचा कि इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पोशंस लेने का दर्द कल्पना से भी परे था। इसी समय रेवन के शरीर को वैम्पायर ड्यूक के नुकीले पंजों ने छलनी कर दिया, जिससे ब्यॉन के सीने पर कई गहरे घाव हो गए, जिनमें से खून बह रहा था। रेवन ने सोचा कि दर्द और भी तेज हो जाता है जब घाव गंभीर होते हैं। उसने देखा कि कैम्बर का नुकीला पंजा उसके शरीर को छेदते हुए उसके कवच और कई खाली ग्लास पोशन के बर्तनों को जमीन पर गिरा दिया। रेवन ने ब्यॉन की ओर देखते हुए चिल्लाया कि उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उस पल ब्यॉन भारी सांसें ले रहा था, अपने शरीर को जोर से ताने हुए, जबकि उसके कपड़े और वह खुद अपने ही खून से सने हुए थे। वैम्पायर ड्यूक को फिर से हमला करते देखकर रेवन ने सोचा कि ऐसी स्थिति में वह किसी भी पल शॉक से मर सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सामने ढाल रखकर कैम्बर के हमले से बचाव किया और उस पल रेवन ने सोचा कि प्रोटैगनिस्ट अभी भी हमलों को रोकने में सक्षम था। वह जानती थी कि ऐसी हालत में सिर्फ हिलना डुलना भी एक चमत्कार था, लेकिन उसने वैम्पायर ड्यूक और ब्यॉन के बीच का ये संघर्ष देखा था। रेवन ने देखा कि ब्यॉन को लगातार चोटें आ रही थीं, लेकिन वह हर बार फिर से लड़ाई में कूद पड़ता था। उसने समझा कि उसका शरीर नुकसान झेल रहा था क्योंकि वह हर हमले को रोक नहीं सकता था, लेकिन उसने कोई भी हमला नहीं छोड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर था। इसके बाद रेवन ने देखा कि ब्यॉन ने अपने सिर के ऊपर ढाल रखकर कैम्बर के हमलों से बचाव किया। उसने कहा कि एक बार्बेरियन की असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसके मजबूत दिमाग में होती है। यह एक उदाहरण था जिसे रेवन अब समझ रही थी। इन विचारों के दौरान ब्यॉन ने गुस्से में अपने जबड़े को भींचा और अपने दांत दिखाते हुए आगे देखा, जबकि उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। टार्ज़न, जो अपनी तलवार की मूठ पकड़े हुए था, ने रेवन की ओर मुड़कर कहा कि सब कुछ बहुत खतरनाक हो रहा था। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। रेवन, जो जमीन पर घुटने टेके हुए थी, ने उसके सवाल का जवाब एक सवाल से दिया और पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। इसके बाद वह सामने की लड़ाई को घूरते हुए समझ गई कि रिफ्ट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका गार्डियन को हराना था। रेवन ने खुद से पूछा कि वह आखिर कर क्या रही थी। उसे ब्यॉन की बात याद आई, जो हाल ही में वयस्क होने की रस्म से गुजरा था, लेकिन वह तर्कसंगत फैसले ले रहा था और वह एक मेज थी। उसने कहा कि अगर ब्यॉन मर गया तो उनके लिए सब खत्म हो जाएगा। रेवन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और टार्ज़न की ओर मुड़कर उसे हुरो के पास जाने का आदेश दिया। उसने उसे हुरो की मदद करने को कहा ताकि अनार लड़ाई में वापस लौट सके। अनार ने इसे सुनकर चारों ओर उलझन से देखना शुरू कर दिया, जबकि टार्ज़न ने दिए गए आदेश का पालन किया। रेवन ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए सोचा कि मेजर्स सिर्फ पीछे से स्पेल्स नहीं चलाते, बल्कि उन्हें स्थिति का विश्लेषण करके टीम के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनना होता है। इसके बाद रेवन ने अपने सामने मैजिक वेसल को पकड़ते हुए फैसला किया कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे एक फैसला लेना होगा, और यह इस स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प होगा। खून से सने प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए, जो कैम्बर से जमकर लड़ रहा था, रेवन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें उसने स्टाफ को पकड़ रखा था, और अपनी सटीकता बढ़ानी शुरू की। फिर उसने रेंज प्रोजेक्शन और ऑटोमेटिक गाइडेंस की मदद से मैजिक वेसल को ब्यॉन की ओर छोड़ दिया। उसने जोर से उसका नाम पुकारा। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से एक तरफ मुड़कर देखा, और एक पल बाद एक कांच का बर्तन उसके शरीर से टकराया, जो टुकड़ों में बिखर गया। उसमें मौजूद जादुई पदार्थ उसकी त्वचा में अब्जॉर्ब होने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से ये देखते हुए सोचा कि यह क्या था। जब जादुई पदार्थ प्रोटैगनिस्ट के शरीर में अब्जॉर्ब हो रहा था, तो सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि कैरेक्टर ने कॉप्स गोलम की एसेंस को अब्जॉर्ब कर लिया था। फिर सिस्टम विंडो पर एक और नोटिफिकेशन आया कि पेन रेजिस्टेंस 70% बढ़ गई थी, स्ट्रेंथ 15% बढ़ गई थी, और स्पीड डेंसिटी 55% बढ़ गई थी। नए सिस्टम विंडोज़ में ये भी जानकारी थी कि पॉइजन रेजिस्टेंस 12 पॉइंट्स बढ़ गई थी, एपेटाइट 8 पॉइंट्स बढ़ गया था, और वेट 21 यूनिट बढ़ गया था।
प्रोटैगनिस्ट ने बिना किसी परेशानी के सीधे आगे देखा, जबकि उसके पीछे एक कॉप्स मॉन्स्टर था। सिस्टम स्टेटस विंडो पर प्रोटैगनिस्ट के नाम के नीचे उसकी जानकारी थी। उसका लेवल दूसरा था और स्पिरिट 95.3 था, जिसमें 55.3 पॉइंट्स जोड़े गए थे। ब्यॉन की स्ट्रेंथ, जो 11.4 थी, 45.4 पॉइंट्स बढ़ गई थी, और स्किल्स 133 बढ़ गए थे, जो मौजूदा 23 यूनिट में जोड़े गए थे। ब्यॉन का आइटम लेवल 218 था और कुल कॉम्बैट लेवल 284.8 था, जिसमें 112.7 जोड़े गए थे। अब्जॉर्ब की गई एसेंस एक 7th रैंक का कॉप्स गोलम था, जो ब्यॉन के लिए एक नई एसेंस थी। ब्यॉन ने महसूस किया कि उसका सिर खाली था और उसकी नज़र धुंधली हो गई थी। अपनी बमुश्किल खुली आंखों से उसने कैम्बर को अपने सामने खड़े देखा और समझा कि एक मोड़ पर हमेशा चुनाव करना पड़ता है। उस पर कैम्बर ने गुस्से भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने नुकीले पंजों को आगे बढ़ाते हुए हमला किया। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि इस मोड़ पर उसे यह चुनना होगा कि क्या बलिदान करना है और क्या बचाना है। जब कैम्बर उसके पास आया तो प्रोटैगनिस्ट ने अपने सामने ढाल रखकर हमले से बचाव किया, लेकिन जल्द ही कैम्बर ने अपना दूसरा हाथ हमला करने के लिए तैयार किया। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि उसने अपने कमजोर दिल को जबरदस्ती दूर फेंक दिया था। इसके तुरंत बाद कैम्बर के एक शक्तिशाली हमले से वह पीछे धकेल दिया गया। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि वह हर हमले को रोक नहीं पाएगा और उसे अपने हाथ पैर जैसी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करनी होगी, बल्कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स की रक्षा करनी होगी। कैम्बर ने तेजी से ब्यॉन की ओर बढ़कर फिर से हमला किया। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि कैरेक्टर ने कॉप्स गोलम की एसेंस को अब्जॉर्ब कर लिया था। उसकी नज़र विकृत हो गई। वेसल, जिसमें कॉप्स गोलम की एसेंस थी, टूट गई और ब्यॉन के पैरों के नीचे जमीन पर पड़ी थी। मुख्य किरदार ने अपनी बाहों को सीने के सामने क्रॉस किया और अपने हाथों से उन नुकीले पंजों को झेल लिया जो उसकी बाह को छेदते हुए निकल गए। खून से लथपथ मुख्य किरदार समझ गया कि वैम्पायर के पंजे हड्डियों को नहीं काट सकते। कैम्बर ने हैरानी से आगे देखा, जबकि उसके पंजे ब्यॉन की बाह को छेद रहे थे। मुख्य किरदार ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए खुद से पूछा कि क्या उसे एसेंस मिल गई थी। फिर प्रोटैगनिस्ट ने सोचना शुरू किया कि इसके कारण उसे अपने प्रशिक्षण और विकास योजना को बदलना होगा, लेकिन फिर उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो यह एक बहुत सफल विकास था। ब्यॉन, जो पीछे धकेल दिया गया था, अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम था और अपने पैरों और हाथों को जमीन पर टिकाते हुए कैम्बर के सामने खड़ा हो गया। उसने सोचा कि वह एक गुड़िया की तरह था जिसे पीटा जा रहा था, लेकिन अब वह हिल सकता था। जब कैम्बर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो ब्यॉन ने सोचा कि ऐसी छोटी सी चीज भी उसके बचने की संभावना को कई गुना बढ़ा सकती है। कैम्बर ने गुस्से भरी अभिव्यक्ति और चमकती लाल आंखों के साथ अपने लंबे और नुकीले पंजों से ब्यॉन पर फिर से हमला किया। प्रोटैगनिस्ट ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कराहते हुए समझा कि वह लगातार नुकसान झेलते नहीं रह सकता। अचानक एक और कांच का वेसल ब्यॉन की पीठ से टकराया और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। प्रोटैगनिस्ट ने उलझन में पीछे मुड़कर देखा, जबकि सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि एक रिकवरी इफेक्ट लागू हुआ था और उसकी रीजेनरेशन बढ़ गई थी। जब प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक थकी हुई रेवन खड़ी थी, जिसने एक चमकती स्टाफ को एक हाथ में पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में कई वेसल्स थे। उसे देखते हुए ब्यॉन ने सोचा कि ऐसा लग रहा था कि वह होश में आ गई थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर वह उसी लेवल पर रीजेनरेट कर सकता है तो क्या होगा। प्रोटैगनिस्ट घुटनों के बल बैठा हुआ था, जबकि कैम्बर जोर से चिल्ला रहा था और अपनी जीभ बाहर निकाले हुए था। प्रोटैगनिस्ट ने ऊपर देखा और सोचा कि उसके पास एक मौका था। तुरंत बाद ब्यॉन ने हमला करने के लिए झपट्टा मारा और कैम्बर को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। फिर प्रोटैगनिस्ट ने इमॉर्टल बार्बेरियन मोड का उपयोग किया। उसने कैम्बर के शरीर को जोर से दबाया, जबकि उसने उसकी पीठ पर कई जोरदार वार किए, जिससे प्रोटैगनिस्ट के शरीर से चमकदार खून की धाराएं बहने लगीं। उसके मुंह से गाढ़े खून के थक्के निकल रहे थे, जबकि ब्यॉन ने सोचा कि उसे परवाह नहीं थी कि उसकी मांसपेशियां कैसे कट रही थीं। कैम्बर, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था, ने हैरानी से आगे देखा। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि अम्लीय खून वैम्पायर को नुकसान पहुंचाएगा। उस पर कैम्बर के चेहरे पर खून से जहरीला धुआं उठने लगा। फिर एक और हीलिंग पोशन ब्यॉन की पीठ पर निशाना बनाया गया। ये पोशन ब्यॉन की पीठ से टकराया, जबकि कैम्बर जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके चेहरे की त्वचा ब्यॉन के खून से हो रहे रासायनिक जलन से खराब हो रही थी।
प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि उसे होने वाला नुकसान तुरंत पोषण से ठीक हो जाएगा। कैम्बर ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखा, जबकि उसकी नसें तनाव से उभर आई थीं। इसके बाद कैम्बर ने पागलों की तरह ब्यॉन पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे प्रोटैगनिस्ट पीछे धकेल दिया गया। उसी पल अनार पीछे से तेजी से ब्यॉन की ओर बढ़ रही थी और जोर से उसका नाम पुकार रही थी। उसने आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया कि वह उसकी मदद करेगी। अनार, जो उसके पास पहुंच चुकी थी, ने अपनी भारी तलवार से एक शक्तिशाली वार किया, लेकिन कैम्बर इस हमले से बचने में सफल रहा। कैम्बर ने डर से आगे देखा और जोरदार आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से भरी अभिव्यक्ति के साथ उसे मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कैम्बर बच गया और फिर प्रोटैगनिस्ट को सीधे छाती पर वार किया। इस हमले की ताकत ने ब्यॉन की सांस रोक दी और उसका मुंह चौड़ा हो गया, जिसमें से खून बहने लगा। अनार ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कैम्बर ने उसे एक हमले से अलग फेंक दिया। इस लड़ाई के दौरान ब्यॉन ने मानसिक रूप से कोसते हुए पूछा कि मैजिक कब तैयार होगी। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने ये सोचा, रेवन ने जोर से ब्यॉन का नाम पुकारा और उसे बताया कि सनस्पॉट स्फीयर तैयार था। प्रोटैगनिस्ट, जो उस पल घुटनों के बल बैठा हुआ था, ने अपना सिर ऊपर उठाया और हैरानी से आगे देखा। फिर प्रोटैगनिस्ट ने कैम्बर को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाया। अपने पूरे शरीर को तानते हुए प्रोटैगनिस्ट ने चिल्लाया, वेला। इसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और प्रोटैगनिस्ट ने कैम्बर को एक तरफ फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अपना मुंह चौड़ा करके जोर से चिल्लाया, अब। फिर वह हूरो की ओर मुड़ा। हूरो ने चमकती नीली आंखों के साथ सहमति में जवाब दिया और सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि हूरो लाइटनिंग चार्ज कर रहा था। उस पल हूरो के हाथों में एक चमकती हुई गोलाकार मैजिकल एनर्जी केंद्रित हो गई। हूरो ने डिस्चार्ज का उपयोग किया और इस एनर्जी को कैम्बर की ओर निर्देशित किया, जो हैरानी से ऊपर देख रहा था। जब यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैम्बर तक पहुंची, तो सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि वैम्पायर ड्यूक कैम्बर को स्टन स्टेटस मिल गया था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सोल से एक कांच का वेसल निकाला और सोचा कि इसे अभी करना होगा। उसने सोचा कि सभी खतरों के बावजूद वह इसे अंत तक बचाने में सफल रहा था। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि अब वह पल आ गया था जब उसे स्टोन स्टैचू से प्राप्त टीयर्स ऑफ द गॉडेस का उपयोग करना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने स्टंट कैम्बर के पास जाकर उसके मुंह में टीयर्स ऑफ द गॉडेस वाला ग्लास वेसल ठूंस दिया। उसने सोचा कि वह इसे खुद ले सकता है। जब प्रोटैगनिस्ट ने टीयर्स ऑफ द गॉडेस को कैम्बर के मुंह में ठूंसा, तो उसने उसे जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा, मानसिक रूप से उसे इसे खाने के लिए मजबूर किया। कांच का वेसल इस हमले से टुकड़ों में बिखर गया और कैम्बर के मुंह से एक चमकदार जादुई रोशनी निकलने लगी। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि ग्रेस प्रकट हो रही थी। चमकदार रोशनी की एनर्जी कैम्बर के आसपास के सभी स्थान में फैलने लगी। सिस्टम विंडो पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया कि ग्रेस के प्रभाव में वैम्पायर ड्यूक कैम्बर की सभी रेजिस्टेंसेस अस्थायी रूप से सील हो गई थीं और डैमेज बढ़ गया था। कैम्बर, जो जमीन पर पड़ा हुआ था, ने हैरानी से आगे देखा और उसके मुंह से खून बह रहा था। सिस्टम विंडो पर एक संदेश था कि एक तेज झटके ने स्टन स्टेटस को पैरालिसिस में बदल दिया था। रेवन ने जोर से चिल्लाते हुए ब्यॉन को संबोधित किया और उसे वहां से हटने को कहा। उसके शब्दों के बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि रेवन 6th रैंक सनस्पॉट स्फीयर नामक स्पेल का उपयोग कर रही थी। उसके सिर के ऊपर हवा में एक शक्तिशाली आग का गोला प्रकट हुआ, जिसने रात के अंधेरे को अपनी चमकदार रोशनी से भर दिया। थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ, अपनी टूटी हुई सांस को संभालते हुए और अपने स्टाफ पर हाथ टिकाए हुए, रेवन ने उसे बताया कि अगर वह पास खड़ा होगा तो वह छिप जाएगा। इसके बाद सनस्पॉट स्फीयर को तेजी से कैम्बर और जमीन पर पड़े ब्यॉन की ओर निर्देशित किया गया। मुख्य किरदार ने आगे बढ़ते हुए विशाल फायर स्फीयर को देखा और मन ही मन कोसते हुए महसूस किया कि उसे पहले ही भाग जाना चाहिए था। इस एहसास के एक पल बाद एक शक्तिशाली फायर एक्सप्लोजन हुआ, जिसका पैमाना विशाल था। इसके बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि कैरेक्टर स्फीयर के प्रभाव में आ गया था और उसे स्टन स्टेटस मिल गया था। फिर कई और सिस्टम विंडोज दिखाई दिए, जिनमें से एक ने बताया कि वैम्पायर ड्यूक कैम्बर ने पेन शेयरिंग का उपयोग किया था। इस स्पेल के कारण हूरो, अनार और टाजैन को भी स्टन स्टेटस मिल गया था। मुख्य किरदार, जिसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं, ने थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ आगे देखा। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था, जिस पर कई निशान, कट, घाव और चोट के निशान थे।
आगे देखते हुए उसने अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी और हैरानी से खुद से पूछा, क्या वे सफल हो गए? रात के आकाश को देखते हुए मुख्य किरदार ने सोचा कि यह इतना शांत क्यों था और क्या वह बेकार चीज मर चुकी थी। इसके बाद मुख्य किरदार ने करवट बदली और अपने कांपते हाथों से फर्श पर टिककर उठने की कोशिश की। उसने जोर से पूछा, क्या सच में सभी बेहोश हो गए हैं? फिर मुख्य किरदार ने कहा कि उसके पास बहुत कम जानकारी थी और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसकी नज़र विकृत हो गई और उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करके आगे देखा। उसने देखा कि उसके सामने कैम्बर का जला हुआ शरीर खड़ा था, जिसकी त्वचा उतर चुकी थी, हाथ और पैर टूटे हुए थे और पंख जल चुके थे। उसकी छाती के बीच में टूटी हुई पसलियां दिख रही थीं। ये देखकर मुख्य किरदार ने खुद से पूछा, वह अभी तक जिंदा क्यों है? सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि इटर्नल लाइफ नामक स्किल सक्रिय हो गया था और यह स्किल खोए हुए हेल्थ पॉइंट्स के अनुपात में रीजेनरेशन को बढ़ाता था। कैम्बर, जिसकी आंखें खून से लाल थीं और जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी, ने आगे देखा। उसकी छाती की त्वचा तुरंत ठीक हो गई। उस पल कैम्बर अपने पैसिव स्किल डार्कनेस सोर्स के कारण जिंदा था, जो उसे तब तक मरने नहीं देता था जब तक कि उसका दिल नष्ट नहीं हो जाता। प्रोटैगनिस्ट ने ये सब देखते हुए और वैम्पायर ड्यूक के शरीर पर टेंडन और मांसपेशियों के जुड़ते हुए देखकर समझा कि उसके घाव ठीक हो रहे थे। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन इस इम्बैलेंस्ड स्किल को कोसा। दर्द से कराहते हुए ब्यॉन ने अपनी उंगलियों को जमीन पर टिकाया और समझा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कैम्बर तुरंत ठीक हो जाएगा। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने देखा कि उसके साथी बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। ब्यॉन को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन फिर उसने अनुमान लगाया कि बाकी लोग भी बेहोश थे और उसे जो शुरू किया था उसे खत्म करना होगा। इस समय तक प्रोटैगनिस्ट के ज्यादातर कपड़े और इक्विपमेंट जल चुके थे, क्योंकि रेवन के शक्तिशाली हमले के कारण वे नष्ट हो गए थे। लंगड़ाते हुए ब्यॉन ने कैम्बर के पास जाकर हमला किया, ये समझते हुए कि उसे जगने से पहले मारना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने कैम्बर को जमीन पर गिरा दिया और थकान की कगार पर पहुंचकर भारी सांसें लेने लगा। सामने की ओर ध्यान से देखते हुए ब्यॉन ने समझा कि उसका शरीर मांस की तरह फट चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी ठीक था। फिर अपने कांपते हाथों को मुट्ठियों में भींचते हुए ब्यॉन ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने हाथों से खुद को बचा पाया? इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने कैम्बर की छाती पर मुट्ठियों से वार किया, उसे गाली देते हुए और मरने का आदेश देते हुए। फिर प्रोटैगनिस्ट ने सोचना शुरू किया कि इसका उपयोग कैसे करें। जल्द ही उसे एहसास हुआ और कैम्बर की छाती पर अपने हाथ दबाते हुए ब्यॉन ने कहा, फ्लैश एक्सप्लोजन। एक पल बाद कैम्बर की छाती फट गई, जिससे खून के शक्तिशाली छींटे चारों ओर बिखर गए। मुख्य किरदार ने तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा कि कैसे उसकी हथेलियां तुरंत रासायनिक जलन से जलने लगीं। मुख्य किरदार ने कोसते हुए सोचा कि यह दर्दनाक था, लेकिन वह समझ गया कि जीवित रहने के लिए उसे यह करना होगा। पागलपन भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे देखते हुए ब्यॉन ने फ्लैश एक्सप्लोजन दोहराना शुरू कर दिया। उस पल उसने कैम्बर की छाती में अपने हाथों को और गहराई तक धंसा दिया। मुख्य किरदार की आंखें पागलों की तरह चौड़ी हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी प्रवृत्ति चिल्ला रही थी। उसने समझा कि वह अपनी क्षमताओं की सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन वह फ्लैश एक्सप्लोजन का उपयोग करता रहा। उस पल उसने सोचा कि वैम्पायर की मौत से पहले बहुत कम समय बचा था। हालांकि ब्यॉन के आसपास का पूरा स्थान गाढ़े लाल रंग के तरल पदार्थ से भर गया था, जो वैम्पायर का खून था, और प्रोटैगनिस्ट उसके शरीर को तोड़ते हुए फ्लैश एक्सप्लोजन को प्रेरित करता रहा। जल्द ही सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसने ब्यॉन को सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि उसके हेल्थ पॉइंट्स 1% से नीचे चले गए थे। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि अगर वह जारी नहीं रखता तो वह अभी भी मर जाएगा। ये समझते हुए उसने कैम्बर की छाती में अपने हाथों को और गहराई तक दबाया, जो दर्द से चिल्ला रहा था और उसके मांस को फाड़ता रहा। एक और नोटिफिकेशन आया जिसने ब्यॉन को चेतावनी दी कि उसके हेल्थ पॉइंट 0% तक पहुंच गए थे और काउंटडाउन शुरू हो गया था। प्रोटैगनिस्ट ने बिना थके फ्लैश एक्सप्लोजन का उपयोग करना जारी रखा, जिससे वैम्पायर ड्यूक की छाती में बचा हुआ तरल पदार्थ बाहर निकलता रहा। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि वह रुक नहीं सकता था, लेकिन उसी समय सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि वह प्रति सेकंड 3 स्पिरिट पॉइंट्स खो रहा था और उसके पास 46 में से 43 बचे थे। पागलपन भरी अभिव्यक्ति के साथ, खून से सने चेहरे और शरीर के साथ, प्रोटैगनिस्ट ने फ्लैश एक्सप्लोजन दोहराना जारी रखा। उसने समझा कि अगर वह रुकता है तो उसकी किस्मत नहीं बदलेगी।
इस समय तक सिस्टम विंडो ने उसे सूचित किया कि अब उसके पास 46 में से 37 स्पिरिट पॉइंट्स बचे थे और एक सेकंड बाद ये संख्या 34 हो गई। खून के थक्के चारों ओर उड़ रहे थे और कुछ ही पलों में 46 में से केवल 16 स्पिरिट पॉइंट्स बचे थे। मुख्य किरदार कैम्बर के खून से सने शरीर पर बैठा हुआ था। उसने सामने की ओर ध्यान से देखा, जहां खून का एक गंदा ढेर था। उसके हाथ पूरी तरह से जल चुके थे और उनकी जगह केवल जले हुए ठूंठ बचे थे। ये देखकर उसने समझा कि उसके पास अब हाथ नहीं बचे थे। इसके बाद अपने शरीर को नीचे झुकाते हुए उसने अपनी छाती को कैम्बर की छाती से दबाया, ये समझते हुए कि उसे अपने पूरे शरीर का उपयोग करना होगा। उसने फिर से फ्लैश एक्सप्लोजन का उपयोग किया। जल्द ही कैम्बर और ब्यॉन के शरीरों के बीच के स्थान में एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार पदार्थ प्रकट हुआ। इसके बाद सिस्टम विंडो ने मुख्य किरदार को सूचित किया कि उसने वैम्पायर ड्यूक कैम्बर को मार डाला था और उसका एक्सपीरियंस 5 यूनिट बढ़ गया था। ब्यॉन ने सोचा कि यह बेकार चीज मर गई थी और उसने अंत तक व्यर्थ में नहीं लड़ा था। लेकिन इस समय तक स्पिरिट पॉइंट्स 46 में से 13 बचे थे और फिर 10 रह गए थे। अगले सिस्टम विंडोज ने बताया कि एक एडवांस म्यूटेंट को मारने के लिए मिला बोनस ने उसका एक्सपीरियंस 1 यूनिट बढ़ा दिया था और कीपर को मारने के लिए मिले बोनस ने उसका एक्सपीरियंस 3 यूनिट बढ़ा दिया था। साथ ही कैरेक्टर का लेवल भी बढ़ गया था। मुख्य किरदार ने सोचा कि वह बढ़ गया था, लेकिन इस गेम में लेवल अप होने के बाद कोई हीलिंग नहीं होती थी और यही वह शुरू से उम्मीद कर रहा था। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि सोल पावर 10 बढ़ गई थी और मैक्स अमाउंट ऑफ एसेंस 1 यूनिट बढ़ गई थी। उस पर ब्यॉन केवल ये सोच रहा था कि कीपर्स एसेंस पाने की संभावना 33% थी। मुख्य किरदार खून के एक तालाब में जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। एक नया सिस्टम विंडो प्रकट हुआ जिसने उसे इन्फॉर्म किया कि गार्डियन वैम्पायर की एसेंस कैरेक्टर की सोल में प्रवेश कर रही थी। ब्यॉन के सीने के केंद्र से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी और पैसिव स्किल सोर्स ऑफ डार्कनेस के कारण कैरेक्टर तब तक नहीं मर सकता था जब तक कि उसका दिल नष्ट नहीं हो जाता। साथ ही स्किल इटर्नल लाइफ के प्रभाव के कारण उसकी रिजेनरेशन बहुत तेज हो गई थी और उसके हेल्थ पॉइंट्स 1% से अधिक हो गए थे। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसे इन्फॉर्म किया कि काउंटडाउन रुक गया था और उसे अचीवमेंट सर्वाइव आफ्टर द काउंटडाउन मिला था, जिसके कारण उसकी स्पिरिट स्थायी रूप से 10 यूनिट बढ़ गई थी। सिस्टम विंडो पर जहां कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई थी, ये जानकारी थी कि उसका लेवल 1 बढ़ गया था और उसकी स्ट्रेंथ जो पहले 199.95 पॉइंट्स थी, अब 199.95 पॉइंट्स थी। उसकी स्पिरिट 105.3 से 10 पॉइंट्स बढ़कर 115.3 हो गई थी और उसके स्किल्स 152.4 से 129.4 पॉइंट्स बढ़कर 281.8 हो गए थे। ब्यॉन के आइटम्स का लेवल 114 से घटकर 104 हो गया था और ओवरऑल कॉम्बैट लेवल जो पहले 485.3 था, 2011.1 बढ़कर 2496.4 हो गया था। अब उसके पास 2 अब्जॉर्ब्ड एसेंसेस थीं, जो एक 7th रैंक कॉप्स गोलम और एक 5th रैंक वैम्पायर गार्डियन थी, जो ब्यॉन के लिए एक नई एसेंस थी। इन घटनाओं के कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी सांस को सक्रिय रूप से संभालना शुरू कर दिया, अपने फेफड़ों में लालच से ऑक्सीजन भरते हुए। अनार, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, ब्यॉन की ओर मुड़ी, जो उसकी गोद में लेटा हुआ था, और उससे पूछा कि क्या वह जाग गया है। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से आगे देखा और खुद से पूछा कि क्या वह बच गया था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने अनार की ओर मुड़कर पूछा कि बाकी लोग कहाँ थे। अनार ने उसे जवाब दिया कि वे 3 दिन पहले चले गए थे, लेकिन अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वह ठीक था या नहीं। अनार ने कहा कि वह बहुत चिंतित थी क्योंकि वह 4 दिनों से बेहोश था। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से उसकी ओर देखा, अपनी आंखें और मुंह चौड़ा करते हुए, और फिर वह उठकर सक्रिय रूप से चलने लगा। मानसिक रूप से उसने खुद से पूछा, दिनों तक। उसने समझा कि इसका मतलब था कि वह द लैबिरिंथ में 7वें दिन तक रह चुका था। फिर वह रुक गया और अपने हाथों को मुट्ठियों में भींचते और खोलते हुए उनकी जांच करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं था और उसे कोई चोट भी नहीं दिख रही थी। इसके बाद उसने अपनी आंखें चौड़ी करके आगे देखा और अपने शरीर को देखते हुए अनार से पूछा कि उसकी पैंट कहाँ थी। अनार, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने उसे जवाब दिया कि पैंट इतनी फटी हुई थी कि उसे उन्हें फाड़ना पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अनार ने चौड़ी मुस्कान के साथ अपना अंगूठा ऊपर उठाते हुए चिल्लाया कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक महान योद्धा था।
प्रोटैगनिस्ट शर्म से कांप रहा था, जबकि उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। मानसिक रूप से, उसने अनार को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया इसे रोकें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें।